नमस्कार दोस्तों। करीब करीब 2 सप्ताह तक हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद मैं दिल्ली लौट आया हूं और तमाम दलों के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो तमाम दिग्गज जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उनके लिए भी आज प्रचार का आखिरी दिन था। पूरी ताकत जितनी भी झोंकनी थी सब झोंक दी गई। अब सभी दलों की सेनाएं, वो सेनाएं जो अपने अपने दलों के लिए युद्ध के मैदान में थी, अपने अपने बैरक की तरफ लौट रही हैं। लेकिन उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। जनता को फैसला करना है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। 9 तारीख 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तब हम जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते होंगे कि अब हरियाणा की तस्वीर क्या बन रही है, क्या फाइनल तस्वीर है, क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है। प्रचार खत्म होने के बाद 90 सीटों का क्या आकलन है। अलग अलग क्षेत्रवार, मतलब जैसे कहते हैं जीटी रोड बेल्ट, अहिरवाल बेल्ट, देशवाल बेल्ट, साउथ हरियाणा, उन सब इलाकों में जाट बेल्ट, उन सब इलाकों में क्या तस्वीर बन रही है फाइनल। किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और राहुल गांधी ने अगर प्रचार के आखिरी दौर में मोर्चा संभाला, अगर अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक, पलवल से लेकर पानीपत के इलाके में अगर रोड शो किया, भाषण दिए, भूपेंद्र हुड्डा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा को एक मंच पर रखकर, क्या उसका भी कुछ असर हुआ है। और आखिरी दौर में मोदी की जो सभाएं हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया, क्या उसका असर हुआ है। क्या बीजेपी के खिलाफ 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो एक आकलन किया जा रहा था, उस आकलन में कोई फेरबदल है। इसी को समझने के लिए एक बार फिर से प्रचार खत्म होने के बाद 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं जो हरियाणा के हैं, जिन्हें आप लगातार हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर देखते रहे। उनसे आपको परिचय विस्तार से कराने की जरूरत नहीं है। हेमंत अत्री साहब हैं, रोहतक में हैं। और दूसरे रविंद्र सिंह सोरान साहब हैं जो आज पंचकुला में हैं। रविंद्र खुद हिसार, पंचकुला, लाडवा अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। हेमंत अत्री साहब भी अलग अलग इलाकों पर नजर रख रहे हैं, जानकारियां उनके पास हैं। तो मैं इन 2 खास मेहमानों से साथ में, चूंकि मैं भी हरियाणा इस राउंड करीब करीब 2 हफ्ते, उसके पहले 6-7 दिन, कुल जमा 20 दिन मैंने हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूमा है, घूम कर लौटा हूं। तो हम सब शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस भी और समझने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जैसे टॉप बैंड देख रहे हैं, हरियाणा की फाइनल तस्वीर आज की तारीख में क्या है। और ये हमारा चुनाव होने के पहले, वोटिंग 5 तारीख को है, शायद एक तरह से आखिरी आकलन होगा। उसके बाद फिर हम सर्वे और उसके बाद एग्जिट पोल क्या आता है उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हेमंत अत्री साहब आपसे, कि आखिरी दौर में जो जोर लगाया गया, उसके बाद हम क्षेत्रवार आते हैं, रीजन वाइज आते हैं, किस रीजन की क्या तस्वीर बदलती दिख रही है या जो आगे पीछे का क्या आकलन। आखिरी दौर में जिस ढंग से राहुल गांधी ने जोर लगाया, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, लाडवा में और अलग अलग इलाकों में सभाएं की, रैलियां की, रोड शो किए, और एक तरह से 3 दिन तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ताकत लगाई, मोदी की आखिरी सभा पानीपत में हुई। तो इस आखिरी 4 दिन के चुनाव प्रचार को देखते हुए, इसको फैक्टर मानते हुए, जो 10 दिन या 8 दिन 6 दिन पहले आकलन हम सब लोग कर रहे थे, उसमें कुछ तस्वीर बदली है क्या? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा ताकि मैक्सिमम हम बात करते चले। हेमंत अत्री। अजीत जी, लास्ट राउंड में जब ये प्रचार आज जैसे खत्म हो गया शाम को 6 बजे, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेनिंग होती है ना, एक्टिव कैंपेनिंग, जो लास्ट डिच एफर्ट होता है, जैसे राहुल गांधी आज भी थे वहां पर नूह के अंदर, आपको ध्यान होगा, और महेंद्रगढ़ में उन्होंने रैली की। इस तरीके से कल प्रियंका जुलाना में आई थी। तो बीजेपी ने जो उनके टॉप स्टार कैंपेनर्स हैं, चाहे वो मोदी जी हो, शाह हो, वो आखिरी के जो 2 या 3 दिन आप कहेंगे, वो उस दिन हरियाणा में नहीं आए। और उनका सारा जोर बैकडोर की प्लानिंग में एक तरीके से रहा कि पर्दे के पीछे जो माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो अपना राउंड पूरा कंप्लीट करके चले गए थे। कांग्रेस पार्टी आपको आखिरी दौर जिसको आप कहते हैं, आखिरी के 3 दिन जिसको आप कहिए, उसमें लगातार फुल उसके साथ थ्रॉटल के साथ कैंपेन में थी। और मोदी जी और शाह आखिरी के 3 दिन हरियाणा में नहीं थे। वो दिल्ली में बैठ करके जिस तरीके का जो भी एक प्लानिंग होती है बैकडोर की, माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से, उसमें वो लगे बताए गए। उसमें तमाम तरह की रणनीतियां बनी है, सीटवार उन्होंने फीडबैक मंगाया है, और उसके हिसाब से फर्दर रणनीति ये बना रहे कि कहाँ किसकी किस रूप में मदद की जा रही है। किसी इंडिपेंडेंट के साथ वो करना है, किसी मतलब एनएलडी का कोई मदद करनी है, गोपाल कांडा का क्या करना है, सावित्री जिंदल का क्या करना है, कुंडुगा, बलराज कुंडुगा क्या करना है, ऐसी तमाम सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से रणनीति उन्होंने की। राहुल गांधी, जैसा आपने कहा, पहले वो अंबाला वाली बेल्ट में, जीटी बेल्ट में आए, उसके बाद इधर आए,
आज वो फाइनल दौर में आखिर में नूह में उधर थे, जो अहिरवाल, जो कोर वोट बैंक, जो बीजेपी का गेटवे भी कहते हैं आप, 14 में भी 19 में। तो एक तरीके से वो एक्टिव कैंपेनिंग थी। बीजेपी की सेकंड लाइन कैंपेन कर रही थी, फर्स्ट लाइन के जो टॉप लोग हैं वो दिल्ली में बैठ के उस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे। आपका सवाल कि इस पे क्या असर पड़ा क्या नहीं पड़ा, देखिए वो पता लगेगा अपना अजीत जी, एक बार पोलिंग शुरू हो जाएगी तब पोलिंग का क्या ट्रेंड रहता है, रूरल में कितनी होती है, अर्बन में कितनी रहती है, बीजेपी की वोट बेल्ट में कितनी पड़ती है, हुड्डा की उसमें कितनी पड़ती है, शैलजा के वहां कितनी, सिरसा में गिरती है, अम्बाला में क्या है, एक वो ब्रॉड पिक्चर उस टाइम पे आएगी। लेकिन अगर आप जो आपका स्टाइल है अगर उससे हम बात करें, जो बीजेपी के आखिरी दिन कैंपेन का आज आखिरी दिन था, अगर आप बीजेपी का प्रचार अभियान देखेंगे, विज्ञापन अभियान, जो जैसे आप अखबार लेके बैठते हैं और बड़ा शानदार आकलन करते हैं उस तरीके से, अगर उसको मैंने आज सुबह उस दृष्टि से देखा, और उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी अजीत जी, वो क्या थी कि कंप्लीटली नेगेटिव कैंपेन था आज चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन। उसमें सारे के सारे दलित विरोधी, जो कांग्रेस के समय में जो कुछ हुआ और हुआ, आमतौर पे होता है अजीत जी, है जो मैंने तो जो कम से कम देखा, बाकी आप बड़े हैं तो आप बताएंगे कि कैंपेन के आखिर में आप दो काम करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स भी बताते हैं और मेरी नाकामियां भी बताते हैं, और उस दोनों का एक मिक्स चल के फाइनल उसमें पुश में जाते हैं आप। आज का अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट पेज तमाम विज्ञापन आपने भी देखे होंगे दिल्ली में, कंप्लीटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेंट्रिक, दलित बनाम करने की एक कोशिश कंप्लीट वो उस तरीके से है। और उसमें जो कुछ मोदी जी कह के जाते थे कि दामाद फला ये वो सारी चीजें भी उसमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट की गई है जी। मजेदार बात यह है कि 10 साल में डबल इंजन वहां भी था, दिल्ली भी था, यहाँ भी था, लेकिन उनमें से कार्रवाई किसी पे नहीं हुई। तो एक तरीके का नेगेटिव कैंपेन बीजेपी ने आखिरी प्रचार के दिन उसको ऑप्ट किया, वो उनकी मर्जी है, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा आपने ओवरऑल आकलन किया था, जो ये है अभी तक की जो स्थिति है जी, परसों ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब एक बार वोट गिर जाएगी, सारी बात है। इस समय एडवांटेज कांग्रेस दिखती है अपेरेंटली, और मतलब लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार आराम से बना लेगी, अभी तक ऐसा लगता है, बाकी वोटिंग के बाद हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। चलिए संक्षिप्त रविंद्र सिंह शौरान, ये भी कि जो नंबर आंकड़े हैं कि बीजेपी ने करीब करीब 150 रैलियां की, जिसमें मोदी और शाह की 14 रैलियां थी, सभाएं थी, अभी 4 सभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की जो आखिरी पलवल में, उसके पहले गोहाना और कुरुक्षेत्र और ये सब हिसार। वैसे ही कांग्रेस की 70 सभाओं के आंकड़े हैं, जिसमें राहुल प्रियंका की 6 रैलियां, रोड शो, जिसमें अभी 3 दिन आखिरी दौर का, जिसमें कल जुलाना में मैं था भी प्रियंका की सभा में, और उसके पहले मैं अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र लाडवा तक जो राहुल गांधी का रोड शो कहें, यात्रा कहें, सभा, वो भी मैंने देखा। और उसके बाद फिर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ये सब। अब आखिरी 3-4 दिन का एनालिसिस, फिर हम क्षेत्रवार आते हैं कि इस 4 दिन से जो एक अपना विश्लेषण हेमंत अत्री ने किया, इस 4 दिन से क्या इसके पहले के जो आकलन विश्लेषण थे उसमें कोई बदलाव आया? रविंद्र शौरान जी नमस्कार। मैंने एक तस्वीर भेजी सर आपको, अगर समय रह गया तो वो चलाइए। उपेंद्र को भेजी है। कल मैं लाडवा में था। हाँ। और लाडवा में हम पूरे हरियाणा में जो चर्चा है कि नायब सिंह सैनी तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं और उनके गुरु हैं मनोहर लाल खट्टर। अब वो जब आखिरी दौर आ गया है और ये बैलेट जो ईवीएम मशीन है, उस मशीन में नाम भी आ गए हैं कि किस उम्मीदवार का क्रमांक कौन सा होगा। वो आखिरी जो सूची जारी की है कैंपेनिंग के पिक्चर्स की, उस पिक्चर में मनोहर लाल खट्टर को लाडवा से भी गायब कर दिया मुख्यमंत्री ने, जो इनके गुरु हैं, जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। उसमें कम से कम 8-9 या 10 नेताओं की तस्वीरें हैं। उपेंद्र देखते रहो व्हाट्सएप। हाँ, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन और 2 नेता तो ऐसे हैं जिनको मैं नहीं पहचान पाया, हो सकता है आप लोग पहचान जाएं, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया। लेकिन खट्टर साहब की तस्वीर नहीं है, 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री वाले, और जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया। अब ये लाडवा में बड़ी चर्चा का विषय है कि भाई जो व्यक्ति अपने गुरु, जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया और जिनकी खड़ाओं की बात ही करते रहे, उनको ही अगर ये भूल गए हैं, तो इसका मतलब कैंपेनिंग का स्टाइल किस तरह का चल रहा है। बीजेपी जो कैंपेन कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किए, कांग्रेस अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है और बीजेपी अपने नेताओं को छिपा रही है कि कहीं इनकी वजह से नुकसान ना हो। तो बीजेपी के पास अभी इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा बचता हुआ दिख नहीं रहा है सर। और इलेक्शन मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग शुरुआत पहली चर्चा में हिस्सा लिया था और आज जब चर्चा में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ खास बदलाव दिख नहीं रहा। उस दिन भी कांग्रेस पार्टी को एज था, आज भी कांग्रेस पार्टी को एज है, और बीच में जरूर कोशिश की गई है मुख्तलिफ इश्यूज को रेज करके कि
चाहे वो दलित का मामला हो, लेकिन उससे कोई ज्यादा अंतर आया है देखिए वो उस तरह का नहीं दिख रहा है। हाँ, कोशिश करने के बाद भी बीजेपी हमेशा कोशिश करती है, कैंपेनिंग में माहिर पार्टी है, इलेक्शंस की टोन सेट करती है, एजेंडा सेट करती रही है, लेकिन इस बार वो टोन और एजेंडा बीजेपी सेट कर नहीं पाई। इस बार उनको पिच पे खेलना पड़ा उसी पर जो कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए तैयार की, और उन्हीं के जवाब दे नहीं पाए। किसी भी सवालों के जवाब देने में हर नेता नाकाम रहा, और प्रधानमंत्री आए तो आखिरी दौर में तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को शैलजा का कंधा चाहिए दलित वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए या कांग्रेस से खींचने के लिए, मतलब शैलजा के कंधे पर बंदूक रख के खुद प्रधानमंत्री और वो सब चलाते रहे। ये तस्वीर नायब सिंह सैनी का, जिसका जिक्र किया कि नायब सिंह सैनी के इलाके में रविंद्र शौरान कल थे और इसमें खट्टर की तस्वीर क्या अजीत जी, आप तो ये आखिरी के दो जो राइट साइड में है, सुरेंद्र नागर से शुरू होती है तस्वीर। सुरेंद्र नागर, विप्लव देव, सतीश पूनिया, और उसके बाद अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, और ये नवीन जिंदल के बाद दो फोटो तो ऐसी जिनको हम जानते ही नहीं कौन है। हो सकता है मैं ना जानता हूं, आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें खट्टर साहब के लिए जगह ही नहीं है फोटो में। हाँ, मुझे लगता है हरियाणा के सबसे बड़े नेता और उनके लिए जगह नहीं है। और ये भी तब है जब आप इसमें ईवीएम मशीन का सब डिटेल्स आ गई है कि 2 नंबर की कौन सा नंबर दबा के आपको वहां पर वोट डालना है, और खट्टर साहब को गायब करके पार्टी को लग रहा है कि खट्टर साहब को गायब करके कुछ फायदा होने वाला है। तो अब जिस तरह का पार्टी ने 9.5 बरस शासन किया वो इस तस्वीर से झलकता है सर। तो उसके बाद एक भी अचीवमेंट नहीं है। कल लाडवा में जब मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा था तो मैं कुदरती लाडवा में ही था उस टाइम, और एक रोड शो इन्होंने किया जिसमें आई थी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, और उस 15-20 गाड़ी तो मुख्यमंत्री के काफिले में सामान्य तौर पे होती है, उतनी गाड़ियां थी, और उसके अलावा 20-30 गाड़ियां और थी। कहने का मतलब मुख्यमंत्री का जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन लास्ट दिन में अपने क्षेत्र में होना चाहिए, उसका बस वो पेल शेडो भर था। आमतौर पर मुख्यमंत्री के बड़े बड़े काफिले होते हैं, लेकिन कल ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ये ओवरऑल पिक्चर यही है सर कि जो शुरुआत में थी पोजीशन कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस वैसी स्थिति में लग रही है, और जितने भी सर्वेज आए हैं उनमें भी कांग्रेस बढ़त में है, और मुझे भी कांग्रेस को क्लियर कट एज दिख रहा है। चलिए, अब जैसे मैं क्षेत्रवार आता हूं, उससे पहले दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है, सर्वे नहीं कह सकते हैं, जो भी उनके पॉलिटिकल एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट से बातचीत करके स्क्रीन पर वो लाइए, पोलिंग से 48 घंटे पहले कौन कितनी सीटों पर मजबूत, ये दैनिक भास्कर ने भी छापा है, जिसमें 40 से 50 सीटें कांग्रेस, बीजेपी 22 से 32, इन लो बीएसपी 1 से 5, निर्दलीय 4 to 5, 4 to 9, आम आदमी पार्टी 0 to 1, जेजेपी 0 to 1। ये दैनिक भास्कर ने छापा है, अभी कुछ देर पहले आया पोलिंग से, मतलब परसों पोलिंग उससे 48 घंटे पहले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दैनिक भास्कर का एक पोल इसी तरह का आया था, जो आया था पोलिंग से, वो स्क्रीन पर डालिए, पोलिंग से 2 हफ्ते पहले, जो दैनिक भास्कर की वेबसाइट से गायब हो गया। इसको लेकर बहुत सारे ट्विटर में लोगों ने लिखा कि क्या मालिकों पर, संस्थान पर, संपादकों पर दबाव आया कि वो स्टोरी, वो सर्वे या वो विश्लेषण, वो एक्सपर्ट से बातचीत, वो गायब क्यों हुआ स्क्रीन पर। ये 2 हफ्ते पहले का था कि 90 में से 67 सीटों पर तस्वीर साफ, कांग्रेस 40 से 42, बीजेपी 16 से 18, इन लो बीएसपी 2 से 4, जेजेपी 0 से 1, और 25 सीटें ऐसी जहां मुकाबला 50-50। अब उसमें कांटे के मुकाबले वाली 23 सीटों में 10 पर कांग्रेस, 9 पर भाजपा को हल्का एज। ये 2 हफ्ते पहले की तस्वीर है दैनिक भास्कर के एनालिसिस के मुताबिक। अब यहां सवाल उठता है कि 67 पर कांग्रेस 40 से 42 थी, और नीचे 50-50 गुंजाइश थी, मतलब 52 से 54 के आसपास कांग्रेस थी 2 हफ्ते पहले, जो वेबसाइट से गायब हो गई, ऐसा मेरे सहयोगियों ने भी बताया। ट्विटर पर लोग सवाल उठा रहे। छोटा छोटा जवाब, क्या 2 हफ्ते में इतनी तस्वीर बदली है कि भास्कर के जो आज का विश्लेषण है, आकलन है, उसमें फर्क पड़ गया 10, 12, 14 सीटों का? छोटा सा जवाब हेमंत अत्री, उसके बाद रविंद्र शौरान, फिर हम आएंगे क्षेत्रवार जो 2 पत्रकारों का आकलन है। अजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये बेहद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पिछले काफी समय से। आपको चूंकि आप भास्कर में रहे भी हैं लंबे साल तक। 12-13 साल में रहा हूं। ये इनका पुराना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारतीय जनता पार्टी का है, भास्कर का नहीं, बीजेपी का। वो इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा बारीक ध्यान रखते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव का तो जो भाजपा को सत्ता मिली, वो तो केवल और केवल एक सर्वे से ही मिली थी। 78 से 83 सीट आपने दिखाई थी, आपको ध्यान होगा, एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल ने, और वो आई थी 40। तो एक खास तरह का एनवायरमेंट बिल्डिंग, क्योंकि जब तब वो इसलिए चल गया था कि लोकसभा में 10 में से 10 बीजेपी की आ गई थी। इस बार बीजेपी की 10 में से 5 आई है। तो जो भास्कर का जो पहले भी सर्वे, जिसको आप डेटा जिसको आपने भी दिखाया स्क्रीन पे, वो तो गायब है, ठीक बात है।
वो उस दिन गायब हो गया था, 2 दिन के दूसरे दिन गायब हो गया था। आज का भी जो सर्वे है इसको भी बहुत टेक्टिकली प्लेस किया गया है। आज आप जितना हरियाणा में आप घूमे हैं लगातार रिग्रेसली, और रविंद्र भाई भी लगातार घूम रहे हैं, बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे 5-4 आदमी मिले होंगे जो ये कहते हो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ सकती है। ये तो कहने वाला बहुत कम मिलेगा। कांग्रेस की कहने वाले 90% लोग मिल जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक बदलाव का माहौल है। ये जो चीज है बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन का हिस्सा है। वो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उसके लिए जो भी नीडफुल है दैट इज डन फ्रॉम सीएम ऑफिस और फ्रॉम पीएमओ। वो सारी चीज मैनिपुलेट और मैनेज की जाती है डेटा के जरिए कि किसी तरीके से कोई ऐसा मैसेज ना चला जाए कि रेस से बाहर दिखे। वो यहाँ पर भी है वो और तमाम जगह पर भी है। लेकिन इस सारे के अंदर जो बेसिकली कि हरियाणा के इस बार चूंकि बीजेपी की लोकसभा में भी 10 में से 5 आई है और इमीडिएट आफ्टर चुनाव हो रहा है, 4 जून को परिणाम आया था, तो अभी तो अक्टूबर ही शुरू है, तो उसकी भी छाया कहीं ना कहीं है। एक ओवरऑल माहौल की भी छाया है, एक बदलाव का भी एक माहौल है। आपने भी देखा, ग्राउंड पे सारे देख रहे हैं। तो इन सब सर्वे वगैरह से इस बार पिछली बार असर पड़ा था, इस बार उस सर्वे का मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों का कोई बहुत असर पड़ने वाला है नहीं। लोगों ने मन बना रखा है। छोटा सा जवाब इसी पर रविंद्र, कि क्या 2 हफ्ते में वाकई इतनी तस्वीर बदली है कि 2 हफ्ते पहले कांग्रेस को 52 55 या ऐसी सीटें दिख रही थी भास्कर के हिसाब से देखें, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद कांग्रेस की 10 सीटें कम हुई और बीजेपी की 10-12 सीटें 2 हफ्ते में बढ़ी। अगर भास्कर, हालांकि भास्कर अगर इस विश्लेषण पर कायम रहता तो बेहतर होता कि उनकी वेबसाइट से ये हटना और डिलीट होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी सर भास्कर के सर्वे को एक तरफ रखिए, आप और हम कम से कम 30-40 विधानसभाओं में गए, और आप उन विधानसभाओं में मुलाकात तो हमारी और ज्यादा लोगों से हुई जो अलग अलग विधानसभा के थे। ये बात बिल्कुल सही कही भाई साहब ने कि आप बताइए ना कि 90% लोगों ने क्या बोला, और वो हमने टेलीविजन पे दिखाया है, अनएडिटेड वर्जन दिखाया है, हमने कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तो और भास्कर का जो सर्वे था वो इसी के आसपास था, उसी तरह की बातें भास्कर ने बोली हैं। अब ये भास्कर अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए इस बार एग्जिट पोल्स के जो पोलस्टर्स थे उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। जो पहले भर भर के आते थे, 6-6, 7-7, 8-8 सर्वेज हम लोग देखते थे, इस बार उनको स्पेस नहीं दे रहा नेशनल चैनल। अब एक चैनल, एक जो सर्वेयर थे वो तो छोटे एक यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति हो गई। प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया, वो जो सुपरस्टार थे जिन्होंने 300 पार बीजेपी को दिखाया था आज तक पे, और उसके बाद रोए थे, और उसके पहले एक बार नाचे भी थे, लेकिन इस बार रोए थे फपक कर। वो प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के सीईओ, इस बार एक यूट्यूब चैनल पर सर्वे कर रहे हैं या जो भी एग्जिट पोल कर रहे हैं। जी हाँ, अब ये स्थिति हो गई है, तो ये देखिए ना कहां से आ रहा है। एग्जिट पोल्स में भी माहौल ना बन पाए, और उसके पहले जो सर्वेक्षण आए थे, अब देखिए उसके बाद पोल खोल का आखिरी सर्वे आया था जिसमें 67 सीट दी थी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद से आज तक कोई सर्वेक्षण नहीं आया है, ना किसी एजेंसी ने कोशिश करने की, ना भास्कर ने भी जो छापा था उसको गायब कर दिया। तो इससे तो क्लियरिटी आ ही रही है थॉट्स में कि किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दिशा में उस काम के लिए तो बीजेपी माहिर मानी जाती है। अब और एक आखिरी बात, सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया, 2 दिन में छोड़ दिया, और यही वो 2 दिन थे जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा में थे। उनको टेलीविजन स्क्रीन से भी गायब करने के लिए, और हर टेलीविजन पे हमने क्या खबर देखी सोनम वांगचुक की, जो कि क्रिएटेड थी, उस खबर में कुछ ज्यादा था नहीं, उनको डिटेन करने की जरूरत नहीं थी, राजघाट पे वो चले गए, 2 तारीख को उनको जाना था। लेकिन पूरा माहौल किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई वही इन सर्वेज में दिख रहा है सर, और इसीलिए मुझे लगता है इसको गायब किया गया है। असली सर्वे वही है जो आपने किया और जनता की जबान से आपने उनसे जानना चाहा। अब मैं आता हूं क्षेत्रवार सर्वे, क्योंकि सबकी दिलचस्पी होगी कि रीजन वाइज, क्योंकि हरियाणा में 5-6 रीजन में हरियाणा को बांटते हैं कि अलग अलग रीजन में क्या स्थिति, क्योंकि कोई पॉकेट ऐसा है जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई पॉकेट ऐसा है जो हुडा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई जाट बेल्ट है, कोई मिक्स है, कोई शहरी आबादी वाला ज्यादा है। तो हम क्षेत्रवार जरा आप दोनों से समझते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, प्रचार जब एकदम लगभग खत्म हो चुका है तब हम ये बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब सिर्फ वोटिंग का इंतजार है। तो पहला जो मैं स्क्रीन पर चाहूंगा अपने सहयोगियों से, जीटी रोड बेल्ट। जीटी रोड बेल्ट में 23 सीटें हैं, जिले हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। जीटी रोड बेल्ट वो इलाके हैं, वो जिले हैं जीटी रोड बेल्ट में आते हैं जिसे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। यहीं से दोनों मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी और जो रहे 9.5 साल खट्टर। और ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार अगर देखें तो 23 में से 21 सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 0 पर रह गई थी।
लड्डू मिला था कांग्रेस को। लेकिन 2019 में 12 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के नतीजे जानते हैं। जीटी रोड बेल से ही रैली की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी की कुरुक्षेत्र से, जिसमें कहा गया कमबीर थी, और जीटी रोड बेल से ही राहुल गांधी ने भी लास्ट जो अंतिम दौर की यात्राएं थी अंबाला से शुरू की, नारायणगढ़ से, जहां से कभी नायब सिंह सैनी विधायक बने थे। तो बहरहाल पहला सवाल आपसे, चूंकि जीटी रोड आपने काफी घूमा है रविंद्र सिंह शौरान, अभी भी आप एक तरह से पंचकुला और उसी इलाके में हैं, तो पहला सवाल यही कि जिस पर उम्मीद बीजेपी को टिकी है और जहां एक बड़ा ब्लॉक बीजेपी को मिलता है, शहरी क्षेत्र, बनिया, पंजाबी, बहुत सारा जो वहां का समीकरण है वो भी, तो जीटी रोड में अब जब हम आखिरी वक्त में वोटिंग से पहले बात कर रहे हैं, तो क्या तस्वीर दिख रही है? रविंद्र सिंह शौरान, आवाज। जी, जो पंचकुला, कालका, मुलाना, नारायणगढ़, अंबाला शहर, अब यहां तक तो बीजेपी है ही नहीं। अंबाला कैंट में जाके पहली प्रेजेंस बीजेपी की दिखती है, जहां वो मुकाबले में है। और उसके बाद जगाधरी जो है, उसमें बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, बीजेपी यहां फाइट में नहीं है। रादौर, सढौरा, यमुनानगर में बीजेपी वीक है, हालांकि शहरी इलाका है ये, लेकिन बीजेपी यहां पर कमजोर है, आईएनएलडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और रादौर और सढौरा, इन इलाकों में बीजेपी की प्रेजेंस है, डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो इन ये शुरुआत की जो 6 सीटें हमने देखी, ये कितनी थी, ये जो सीट्स, कालका, पंचकुला, मुलाना, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, जगाधरी, रादौर, सढौरा, 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में है, और बाकी सीटों पर कांग्रेस को एज है या फिर किसी दूसरी पार्टी को एज है। ये इन 10 सीटों की तो पोजीशन है ये, और इसका रीजन यही है कि इस इलाके से ही, जैसे आपने बताया, और यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक है बीजेपी के लिए, कि अगर यहां से बीजेपी को नुकसान हुआ तो उसकी रिकवरी के लिए हरियाणा में कोई जगह बचती नहीं, और यहां पर बीजेपी को लॉस होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। और देखिए, पंचकुला तो शहरी इलाका है, अंबाला तो शहरी इलाका है, यमुनानगर शहरी इलाका है, तो अगर शहरी इलाकों में बीजेपी को नुकसान होगा, जीटी रोड बेल्ट पे नुकसान होगा, तो इसकी रिकवरी कहीं और है नहीं। तो यहाँ पर तो यही इलाका है जहां मुख्यमंत्री का भी इलाका है, यही इलाका है जहां खट्टर का भी इलाका है, दो तो मुख्यमंत्री। और ये देखिए ना आपने, जो नारायणगढ़ है, ये तो मुख्यमंत्री का मूल घर है, गृहनगर है, उनका गृह क्षेत्र है। यहां से तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। प्रेजेंट मुख्यमंत्री यहां से हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ के बगल की करनाल लोकसभा से सांसद हैं, वहीं से एमएलए रहे, और सबसे ज्यादा एस्पिरेशन जो थी इस इलाके की कि हमारा मुख्यमंत्री बने इस इलाके का, वो भी पूरा कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद आज स्थिति ऐसी है कि उस क्षेत्र में जब लोग जा रहे हैं तो लोग उनको कहते हैं कि काम कुछ किया ही नहीं है, सारे हवाई बातें की, और इसी वजह से आज ये स्थिति बदली है। और ये एपिसेंटर था किसान आंदोलन का। मैं थोड़ा स्पेसिफिक होता हूं, जैसे 2019 में इन 23 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी को मिली थी, 9 कांग्रेस, उसका पहला आंकड़ा है। तो आप कह रहे हो कि इस बार 12 में से आपके हिसाब से और सीटें कम हो सकती है, और इस 23 में से आप कितनी सीटें बीजेपी के लिए और कितनी सीटें कांग्रेस को? पहली स्लाइड पर 10 सीटें हैं, 10 में से 3 सीट पर बीजेपी फाइट में है, 7 सीट पे बीजेपी फाइट में नहीं है। अब दूसरी स्लाइड दिखा दीजिए, मैं उस पर बता देता हूँ। दूसरी करो। हाँ, लाडवा में कड़ी मुकाबला है, लाडवा मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, उसके बावजूद भी फंसी हुई है। फिर शाहबाद में कांग्रेस पार्टी को एज है, पेहवा में कांग्रेस पार्टी को एज है, थानेसर में कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है, नीलोखेड़ी में बीजेपी भी स्ट्रांग है, इंद्री में कांग्रेस पार्टी, घरौंदा जो है उसमें भी टफ मुकाबला है, असंध में कांग्रेस पार्टी है, करनाल में मुकाबला कड़ा है, इसराना की मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, और समालखा टफ मुकाबला है, समालखा के एमएलए को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और पानीपत और पानीपत ग्रामीण, पानीपत में कड़ा मुकाबला है, पानीपत ग्रामीण में बीजेपी और इंडिपेंडेंट का ज्यादा मुकाबला है, कांग्रेस यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है। ये स्थिति है सर इस वक्त। बीजेपी तो अधिकांश सीटों पर मुकाबले में है नहीं, या है। तो इसका मतलब 12 में से आप बीजेपी की 5-6 सीटें या 4-5 सीटें कम देख रहे हो? इतनी देखिए ना सर, पानीपत ग्रामीण ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और बीजेपी स्ट्रांग है, या बीजेपी का मुकाबला किसी से है क्योंकि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ गया उस वजह से। पानीपत शहर में जबकि बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है, और बाकी जो सीटें हमने बताई, समालखा में कड़ा मुकाबला है, लेकिन एज कांग्रेस को है। समालखा की देहाती क्षेत्र है, और एज जो एमएलए सीटिंग है उन्हीं को वापस टिकट दिया गया है। मनमोहन बढ़ाना जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहर से आए हैं, वहां के रहने वाले नहीं है। और करनाल शहर मुख्यमंत्रियों का शहर है, लेकिन वहां पूरा दारोमदार है कि जो पंजाबी समुदाय का वोट है
वो किधर जाएगा। जो कांग्रेस की कैंडिडेट सुमिता सिंह है वो भी जट सिख और पंजाबी हैं, तो उनके लिए भी वहां चांस बहुत अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कड़ा मुकाबला है। और असंध में शमशेर गोगी मजबूत स्थिति में है, घरोंडा में वीरेंद्र राठौड़ मजबूत है, इंद्री में रमेश जो ये कश्यप और कंबोज, रमेश कंबोज है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सर। कश्यप का मुकाबला वहां पर राम कुमार कश्यप कैंडिडेट हैं। और फिर लाडवा का बता ही दिया, शाहबाद का हमने बता दिया, पेहवा में मनदीप चट्ठा इनके पिताजी मंत्री थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा में मुख्यमंत्री की सीट पे आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां गए थे, लाडवा में वो एक त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश अभय सिंह चौटाला की पार्टी वर्षामी की बहू जो चुनाव लड़ रही है उससे भी है। वहां पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उतना ही नुकसान असल में संदीप गर्ग नाम के कैंडिडेट कर रहे हैं बीजेपी को, जो कि इंडिपेंडेंट है, और उनके ऊपर रेड भी पड़ी थी ईडी की अभी 2-4 महीने पहले, तो वो बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही, मुकाबला बहुत कड़ा है और कुछ भी हो सकता है। मेवा सिंह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पर, और वोट उनके जो पक्ष में एक मुश्त पड़ रहा है, और खास बात यह है कि दूसरी जातियों का वोट भी उनको पड़ रहा है। इस तरह का मैं देख के आया माहौल वहां पे। तो ये सीट बहुत फंसी है, और मुख्यमंत्री अगर यहां से चुनाव हार जाएं तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। अच्छा, हेमंत अत्री जी, जीटी रोड बेल्ट, ओवरऑल आपका असेसमेंट, कुछ स्पेसिफिक सीट वाइज कहना चाहें तो भी। देखिए अजीत जी, मोटा मोटा तो रविंद्र जी ने कवर कर दिया है। उसमें अगर स्पेसिफिक्स की आप बात करेंगे, जैसे पिछली बार 12 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार जो अपेरेंट आंकड़े हैं, इस जीटी रोड बेल्ट में ना सबकी पार्टिसिपेशन भी हो रही है एक तरीके से। इसमें एक सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी भी अच्छे मुकाबले में है, जगाधरी की सीट अच्छा मुकाबला दे रही है वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर बीएसपी की भी प्रेजेंस है। सडोरा के अंदर आप देखेंगे तो बीएसपी की लगभग क्लियर सीट है सडोरा। तो यहाँ पर ऑल जो होता है ना, सर्वदलीय मामला बन रहा है, सर्वदलीय समाभाव, सबको कुछ न कुछ मिल रहा है। अगर आप यमुनानगर की बात करेंगे तो इनेलो मुकाबले में है कांग्रेस के साथ। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मुझे लगता है कि जो ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रविंद्र जी ने बता दिया। अगर आप अपेरेंटली देखें, केवल अपेरेंटली, तो आज की तारीख में इस बेल्ट के अंदर जो आपने बताया, इसमें से अगर बहुत ही रीजनेबली देखेंगे, मुकाबले में आप कहेंगे तो अंबाला कैंट मुकाबले में मान सकती है बीजेपी, लाडवा को मुकाबले में मान सकती है बीजेपी। इसके अलावा आप कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला सिटी, मुलाना, और उसके बाद आप देखिए ये रादौर, शाहबाद, थानेसर और पेहवा, ये सीटें बिल्कुल कांग्रेस को क्लियर लग रही है, क्लियर, जिसका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बाकी सारी सीटों पे जो मुकाबले में है वो कांग्रेस प्लस बीजेपी और कहीं अलग अलग भी है। जैसे यमुनानगर का मैंने बताया इनेलो के साथ है, जैसे ही अपने जगाधरी में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, सडोरा के अंदर बीएसपी का मजबूत है। इवन आप देखिए करनाल के अंदर भी इतना टफ मुकाबला है कि बीजेपी कह नहीं सकती कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जबकि 2 बार मनोहर लाल जी, उसके बाद वो आज केंद्र के 8वें नंबर के मंत्री, आज के सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी साहब भी करनाल से आज की तारीख में तो विधायक हैं। तो वहां पर भी बहुत जबरदस्त मुकाबले में फंसी हुई है। पानीपत रूरल के अंदर बीजेपी मुकाबले में है इंडिपेंडेंट के साथ, जैसा कहा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का नुकसान है, अपेरेंटली जो आज दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मैं आपके नंबर नोट करता जाता हूँ। ऑलमोस्ट 50%, मतलब आज की तारीख में 12 हैं तो 50% आपके हिसाब से 6 सीटों का नुकसान ही है, 5 मान लें। और लगभग इसी तरह की बात रविंद्र श्योरान भी बोल रहे हैं। तो ये लॉस और इंपॉर्टेंट है कि अहिरबाल और ये जीटी रोड बीजेपी का गढ़ है, तो ये लॉस बीजेपी रिकवर कहां करेगी, ये भी हम रीजन वाइज आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर हमारे सहयोगी डालें अहिरबाल बेल्ट। अहिरबाल जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, एक तरह से देखें तो मेट्रो का बड़े शहर का असर भी है। और रेवाड़ी वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय होने के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर टेक ऑफ की बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी 2013 में, जिसमें लाखों लोग आए थे, भूतपूर्व फौजियों के परिवार। और वहां से लगा कि मोदी जी ने 2014 के लिए बिगुल फूंक दिया। इतनी बड़ी सभा रेवाड़ी में हुई थी। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम का जिक्र किया, और ये बीजेपी का गढ़ रहा है। और ये कितना बड़ा गढ़ रहा है, वो 2014 के अगर आंकड़े स्क्रीन पर देखेंगे कि 11 सीटें हैं, 11 में 11 बीजेपी ने जीत ली थी। वही 2013 की सभा हुई थी। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने 8 जीती, 2 कांग्रेस जीती। और जो उन जिलों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो नीचे स्क्रीन पर है। पहले आप ही से रविंद्र सिंह श्योरान, अहिरबाल, क्योंकि यहां राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी खुद अटेली से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी इस बार ताकत लगाई है, लेकिन उम्मीद बीजेपी को इन्हीं 2 इलाकों से, इसलिए अब अहिरबाल।
अहिरवाल में, और इस बार लेकिन स्थितियां उतनी माकूल नहीं है सर। गुड़गांव जो शहर है उसकी सीट पर बीजेपी वीक है। वहां से ग्रोवर कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है और मुकेश शर्मा बीजेपी से हैं। मनीष और ग्रोवर निर्दलीय, शायद। हाँ, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो उनका खेल वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एज है। बादशाहपुर में मुकाबला कड़ा है। राव नरवीर जो ठसक के साथ टिकट लेके आए थे वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्धन यादव उनको चुनाव मैदान में टक्कर दे रहे हैं। और कुमुदनी दौलताबाद जिनके पति का देहांत हो गया था वो चुनाव मैदान में है, उनकी पत्नी जो पहले एमएलए थे यहाँ पर। और पटौदी स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी के लिए। पटौदी में बीजेपी को काफी लीड है। महेंद्रगढ़ फंसी हुई सीट है सर, नांगल चौधरी फंसी हुई है। और नारनौल पहले बीजेपी को एज था लेकिन अब वो सीट भी फंसी है। अटेली सीट है, अटेली अगर सीट बीजेपी हार गई तो समझिए बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिलेंगी। ये उसका एक पैरामीटर है। अगर अटेली सीट बीजेपी हार गई तो 10 के नीचे बीजेपी रहेगी। और इसी सीट पर चूंकि एक राव इंद्रजीत सिंह की बेटी पूरी प्रतिष्ठा और अपने गढ़ में अगर ऐसा हुआ तो, और 10 साल से टिकट मांग रहे थे सर, तब जाके मिली है। और यहाँ से जो एक इंडिपेंडेंट के ठाकुर अतरलाल हैं जो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है क्या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को, आरती राव को? बिल्कुल चुनौती मिल रही है सर। अतरलाल जो है वो पिछली बार 3-4 हजार से हारे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वही खेल बिगाड़ रहे हैं पूरा। उन्हीं के ऊपर दारोमदार है वो कितने वोट लेके जाएंगे उनके, और इसीलिए राव इंद्रजीत तो निकल ही नहीं पा रहे बाहर। अब रेवाड़ी की जो है, रेवाड़ी में चिरंजीवी राव की सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक विधायक जो दूसरी कोसली से जो विधायक थे उनको यहाँ भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, लक्ष्मण, उनके लिए नई सीट है। और उन्हीं के कैंडिडेट आम आदमी पार्टी से खड़े हुए बीजेपी के सतीश यादव, वो लड़ रहे हैं चुनाव। ये मेरे ख्याल से ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद है, कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने की ज्यादा संभावना है। कोसली में मुकाबला कड़ा है। कोसली में क्योंकि दो कैंडिडेट हैं, जगदीश यादव सीनियर हैं, पुराने हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और अनिल यादव जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं, एक बार जिला परिषद का चुनाव हार गए थे, उनको चुनाव में लड़ाया गया है राव इंद्रजीत की तरफ से। तो मेरे ख्याल से कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अगर जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बावल सीट में एमएल रंगा चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट है। एमएल रंगा चौटाला सरकार में मंत्री रहे हैं। और बीजेपी ने इस बार राव इंद्रजीत के चहेते जो डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया है, जिनको 2 दिन पहले रिजाइन दिया गया था, वो डायरेक्टर थे हेल्थ में हरियाणा में, उनको यहाँ पे चुनाव लड़ाया गया है। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार के कोई वोट यहाँ पर है नहीं, एमएल रंगा के पर्सनल वोट्स भी हैं। और इस इलाके में जाट भी काफी मतदाता है बावल में। तो मेरे ख्याल से एमएल रंगा को यहाँ पर एज है। और कृष्ण कुमार का अपना कोई वोट नहीं है यहाँ पर, जो वोट है वो सारा राव इंद्रजीत का है या फिर बीजेपी के नाम का है। एमएल रंगा को जो वोट मिलेगा वो अपना खुद का उनका भी वोट है, क्योंकि लंबे समय तक वो रहे, वाइस चांसलर भी रहे हैं, और इसलिए उनके, मेरे को लगता है कि उनको यहाँ पर एज है। जी सर। तो आप नंबर कुछ आकलन बताने की स्थिति में कि 8 बीजेपी को अगर मिली अहिरवाल बेल्ट में पिछली बार 2 कांग्रेस, इस बार क्या फेरबदल दिखता है? मुझे लगता है बीजेपी स्ट्रॉन्ग अच्छा यहाँ पर करेगी प्रदर्शन, लेकिन पिछली बार जितना नहीं कर पाएगी, 8 से कम ही आएगी कुछ एक। ओके, हेमंत अत्री साहब, अहिरवाल लगभग ऐसी ही स्थिति है अजीत जी, कोई बहुत डिफरेंस ओपिनियन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर सी है लगभग। अटेली पे मैं जरूर कहूंगा कि बहुत फायरस फाइट है, बहुत ही फायरस फाइट है। और भारतीय जनता पार्टी के अहिरवाल में जितने भी राव इंद्रजीत विरोधी स्टफ है, जितने भी ए से लेकर जेड तक, वो सारों ने यहाँ पर सिर जोड़ लिया है कि इस बार राव को सबक सिखाना है, जो उन्होंने इस पूरे एरिया के अंदर तमाम कारणों से, एक तरीके से उनकी जो डोमिनेंस है उसका बदला जो उन्होंने अब तक किसी की कटवाई, किसी की दिलवाई, जो भी हिसाब किताब पेंडिंग है। संतोष यादव ने तो हालत डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने तो फार्म तक भर दिया था नॉमिनेशन, वो अलग बात है कि दिल्ली के दबाव में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बेसिकली अजीत जी एक ही चीज है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का गेटवे 2014 में भी ये था और 2019 में भी ये था, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। इस बार जो समस्या है, इस बार ये कि एक तो राव इंद्रजीत का जो अपना महत्व है, कोई कुछ भी कहता रहे, इतने सीनियर होने के बावजूद भी आज भी राज्य मंत्री है, उनके महकमे का उनको भी नहीं पता कौन सा महकमा है। तो इस एरिया के अंदर उनका कोई कंट्रीब्यूशन उस रूप में नहीं रह पाया जो होना चाहिए था। 6 बार का एमपी, 3 बार का एमएलए और सारे अहिरवाल के राजा, सारी बातें। तो विद इन पार्टी पूरे अहिरवाल क्षेत्र के जितने भी राव विरोधी खेमे हैं, इंक्लूडिंग रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा नहीं, संतोष यादव और जितने कापड़ीवास, जो भी जिनको आप जानते हैं नाम बड़े, वो सारे के सारे इस सारे खेल में मिलकर के उनका हिसाब अटेली में, इसलिए अटेली में फंस के खड़े होंगे। अब अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे, रेवाड़ी कांग्रेस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर।
महेंद्रगढ़ कांग्रेस ऑलमोस्ट क्लियर है, वहां भी कोई दिक्कत लंबी चौड़ी नहीं है। आपने इसमें गुरुग्राम लिया है क्या? नहीं, वो मैंने अलग किया साउथ हरियाणा में। नहीं, गुरुग्राम है अच्छा, इसमें, अहिरवा नहीं, गुरुग्राम गुरुग्राम है इसमें, नीचे गुरुग्राम है, पटौदी गुरुग्राम बादशाह। में वो चश्मा में नहीं लगा रखा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। हाँ, तो इसमें जो गुरुग्राम है। अजीत जी है, इसमें अगर आप देखेंगे, रेवाड़ी का मैंने जिक्र किया, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस को एज है, नांगल चौधरी में कांग्रेस को एज है, नूह फिरोजपुर जिरका इसमें है क्या? नहीं, इसमें नूह अलग, मैंने मेवात अलग किया है। मेवात में नहीं, अभी इसमें 3 जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, एक तो ये सीटें तो लगभग क्लियर है जो मैंने बताई आपको। इसके अलावा जो बीजेपी को जो एज है, इस सब के बावजूद भी तमाम कारणों के चलते मुझे लगता है कि हल्की सी एज बीजेपी को आज भी राविंद्र जीत के कारण, अल्टीमेटली उनकी बेटी है, पहला चुनाव लड़ रही है, तो अटेली में आज भी एज है, फंसी जरूर हुई है, एज है उनको। अगर आप बात करेंगे तो नारनौल में बीजेपी को क्लियर एज है, बादशाहपुर में बीजेपी को क्लियर एज है, पटौदी शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है वहां पे बीजेपी को एज है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो फंसी हुई सीट है यहाँ पर, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें, एक मिनट अजीत जी, एक पर्टिकुलर सीट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आएगी तो मैं ध्यान में एक बार नाम कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। बेसिकली क्या है कि जो पिछला जो स्कोर है 8 का, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह की पोलराइजेशन है और तमाम तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें मुझे लगता है भाजपा को 2 से 3 सीटों का नुकसान 2019 की तुलना में हो सकता है, 2 या 3 सीटों। तो यहाँ भी 2-3 सीटों का नुकसान बता रहे, तो उस हिसाब से अभी तक ही 3 में अगर देखते हैं तो 8-9 सीटों का बीजेपी का, 8 से 10 के बीच का नुकसान है बीजेपी का। अगर हम 3 जिन क्षेत्रों की बात की, 2 दरअसल अहिरवाल हमने बात, बावल थी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं देशवाल बेल्ट पर। स्क्रीन पर देशवाल बेल्ट डालिए। देशवाल बेल्ट में 14 सीटें हैं, जाटलैंड कहा जाता है, और इसमें झज्जर, रोहतक और सोनीपत के 3 जिले हैं, मतलब 3 जिले हैं। बीजेपी को पिछली बार 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस से 11। लेकिन खास बात यह है कि चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक, और ये रोहतक का ये जो बेल्ट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र भी है। इस बार सोनीपत लोकसभा सीट भी हुड्डा के करीबी माने जाने वाले ब्रह्मचारी जी ने जीती। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीते पिछली बार, हालांकि हारे थे, अलग बात है। तो ये बेल्ट जहां हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है, हुड्डा की अपनी सीट भी है, जाटलैंड कहा भी जाता है। इस क्षेत्र को अगर हम अगर हम प्लस माइनस को समझने की कोशिश करें, रविंद्र सिंह श्योरान, इसमें देखिए सर, आवाज, हाँ, इसमें गढ़ी सांपला और रोहतक क्लियर सीट है। कलानौर में बीजेपी कांग्रेस को एज है, मतलब रोहतक जो बत्रा की सीट है। हाँ, रोहतक और गढ़ी सांपला में तो कोई मुकाबला है नहीं ज्यादा। महम और कलानौर में थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, लेकिन एज कांग्रेस को है। बादली, बेरी, झज्जर में कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बहादुरगढ़ में टफ कंपटीशन है, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट भी है। उसके बाद सोनीपत, बड़ौदा में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्लियर है ऑलमोस्ट। खरखोदा में भी ज्यादा नहीं है। सोनीपत, गोहाना, गन्नौर। सोनीपत में अभी वो कैंडिडेट बाहर आए हैं, सुरेंद्र पवार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एज है, पर थोड़ा सा शहरी इलाका है तो कंपटीशन तो है। पहले बीजेपी ने सीट जीती भी है। और गोहाना में थोड़ा सा टिकट वितरण में कई लोग कह रहे थे कि गलत हुआ है, लेकिन वो हालांकि है सिटिंग एमएलए कई साल के, लेकिन गोहाना में भी फाइट है सर, क्लियर नहीं है सीट, फाइट है। और राई मुझे लगता है सर वो सूरज भानंतिल की सीट शायद निकल जाएगी। और गन्नौर भी बीजेपी नहीं है फाइट में, कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट है, मेरे ख्याल से जीत जाएगी कांग्रेस, ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो ऐसे भी अगर देखेंगे 2014 और 9 में भी कांग्रेस को 10, 14 में, 19 में 11 सीटें मिली ही, तो उसमें अब बहुत ज्यादा बढ़त की भी गुंजाइश नहीं है। सीटें 14 है, उसमें ऑलरेडी कांग्रेस के 11 है। क्या बढ़त की गुंजाइश है या बीजेपी की बढ़त की गुंजाइश है? बीजेपी को बढ़त की गुंजाइश तो इसमें नहीं है, क्योंकि अगर गन्नौर हारती है तो इंडिपेंडेंट जीतेगा। और बीजेपी कहीं ज्यादा ऐसा, बीजेपी डायरेक्टली फाइट में नहीं है सर कहीं ऐसा। महम में भी जो बीजेपी का कैंडिडेट तो स्ट्रांग नहीं है, वहां महम में भी बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा। कांग्रेस को लॉस हुआ तो कुंडू वर्सेस आनंद सिंह डांगी के जो बेटे हैं, मतलब कांग्रेस बलराम उनको ही होगा, बीजेपी को तो वहां भी फायदा नहीं है। और ये जो शहर की सीट है बहादुरगढ़, यहाँ पे भी बीजेपी को तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही कर रहा है, तो बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लॉस की गुंजाइश है। और गन्नौर में भी अगर जीतेगा तो कांग्रेस या इंडिपेंडेंट में से कोई जीतेगा, बीजेपी को कहीं लाभ नहीं है। कांग्रेस को अगर हुआ तो
तो लॉस हो सकता है या फिर अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं। हेमंत अत्री जी, चूंकि आप रोहतक में, और देखिए होता यही है कि जिसने मैक्सिमाइज किया है तो लॉस होगा उसी से होगा। मैक्सिमम में है 11 सीटें, अगर 14 में है तो मैक्सिमम सीट है 2 ही बीजेपी है। तो यहाँ इस इलाके की तस्वीर आपको, चूंकि आप रोहतक में है, ज्यादा जानते होंगे, आसपास के सारे इलाके हैं, क्या लग रहा है आपको? अजीत जी, जब आपने चार्ट बनाया है मैं उसी को पढ़ते हुए बता रहा हूँ। महम के अंदर कांग्रेस का मुकाबला इंडिपेंडेंट से है, बीजेपी के साथ नहीं है। रोहतक सिटी के अंदर भी कांग्रेस के लिए फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं है, रोहतक में मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घोड़े यहाँ तमाम तरीके के खोल दिए पिछले 2 दिन में, और चुनाव को पोलराइजेशन करने की बहुत स्पेसिफिक अलग तरीके की तैयारी है, जो लीग से हट करके है। उस तरह का खेल चल रहा है। और हालत यह है कि जो आउटस्कर्ट्स है शहर के, उसमें तो बीजेपी का कैंडिडेट वोट मांगने भी नहीं जा रहा अब तक। जानबूझ करके वो वर्सेस वाला जो खेल है वो इसकी करने की तैयारी यहाँ पर है। महम के अंदर फंसी हुई है सीट, बहुत ज्यादा फंसी हुई है। और जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसमें अल्टीमेटली बीजेपी भी उसकी मदद कर सकती है तमाम तरीके से। आईएनएलडी वाला कैंडिडेट भी उनकी मदद कर सकता है। वो सारा खेल, क्योंकि गेम अल्टीमेटली है कि कांग्रेस को हराना है। तो महम में कांग्रेस वर्सेस ऑल होगा एक तरीके से, उसी का फायदा बीजेपी उठा करके इंडिपेंडेंट की मदद करवाना चाह रही है। महम के अंदर वहां कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी आपको ध्यान है कुंडू जीते थे। रोहतक सिटी में मैं मुकाबला मानता हूं, सीट जीती हुई नहीं है। उसका कारण बता दूं, इसकी बैकग्राउंड। इस बार लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र ने देश की सेकंड सबसे बड़ी जीत हासिल की, लेकिन रोहतक शहर में जो उनकी लीड थी वो केवल 5000 की थी। हालांकि इसका जानते हैं मतलब वो आंकड़ा जब एक आता है सेकेंड लीड, दीपेंद्र भी बोलते, मैं सिर्फ नाइंसाफी न हो जाए, धुबड़ी से जो जीते ना 10 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले, राहुल गांधी नंबर 2 पे थे। ये लोग उसको धुबड़ी को किनारे करके राहुल गांधी से नंबर 2 करते हैं। ओके, वो कांग्रेस के हैं धुबड़ी? हाँ हाँ, कांग्रेस से है। 10 लाख से ज्यादा वोट, अभी नाम सडनली मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं 10 तो लाख देन से ही ज्यादा। बिकम्स थर्ड दैट वे। उसमें जी कोई जी मेरिट की कोई उसमें में जो जी बेसिक जी, स्पेसिफिक बात मैं कह रहा था आपको, ये था कि लोकसभा में भी इतनी बड़ी जीत के बावजूद बिल्कुल। रोहतक सिटी में 5000 की ही लीड मिली थी। इसके बाद आप आगे चले, बहादुरगढ़ के अंदर कांग्रेस का मुकाबला इंडिपेंडेंट से है। और राहुल गांधी की सभा से पहले, जो 2 परसों हुई थी, उससे पहले एज इंडिपेंडेंट को था। अब कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है बहादुरगढ़ के अंदर। बादली क्लियर है, बेरी क्लियर है, झज्जर में कोई मुकाबला नहीं है। गन्नौर में कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, बहुत ही बुरे तरीके से फंसी हुई है। वो जो व्यक्ति है वो हालांकि बीजेपी का ही बागी है, मनोहर जी का बहुत करीबी है, आंखों के तारा है, उद्योगपति है। ये जो होटल चेन है उसके मालिक है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली भी अदरवाइज भी। वहां पर हुआ क्या है अजीत जी, दर्शकों के लिए, कि स्काई वहां लार्क 2 या ब्राह्मण, कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा वहां मुझे। 2 हाँ, नहीं, वो मन्नत है। मन्नत, अच्छा। मन्नत चैन के, वो मैं नाम जान के अवॉइड करा था, जानी वो मन्नत के उसके हम्म, मालिक। जो गन्नौर है वहां पर हुआ क्या है अजीत जी, बेसिकली हुड्डा साहब की ये पूरा गढ़ है जिस तरीके से आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार क्या हुआ कि 2 ब्राह्मण कैंडिडेट और जो इंडिपेंडेंट है, जो मनोहर जी की आंखों के तारे हैं, देवेंद्र जी, वो जो है वो जाट बिरादरी से आते हैं। और ब्राह्मण जब 2 आपस में लड़ेंगे, जैसे 2 जाट लड़ते हैं तो ब्राह्मण बीच से निकलता है, नौ जाट वर्सेस नॉन जाट। इस बार वो स्थिति उस तरीके से देवेंद्र कादियानी के पक्ष में हो सकती है, तमाम कारणों के चलते, एक नहीं अनेक कारणों के चलते। वो छोटा मोटा समाज सेवा का भी काम करते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, सुख दुख जो भी जिसको आप बोलते हैं। राई के अंदर मुकाबला है, मैं ये नहीं मानता कि इट्स ए फॉरगॉन कंक्लूजन। राई के अंदर मुकाबला है, खरखोदा क्लियर है, गोहाना बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, वहां भी वो वर्सेज वाला खेल है, वो बागी वर्सेज फलाना सारा उसमें एक मिक्स है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं गोहाना में मानता हूं। इसके बाद आपने जो नीचे लिखा है नाम, बड़ौदा निकल जाएगी। नहीं, बादली को क्या कहते हो? वत्स जो है, कुलदीप वत्स या बादली कुछ, क्लियर, बादली क्लियर, मतलब बादली में कांग्रेस के कंफ्यूजन। लिए? जी जी ओम जी, प्रकाश, कांग्रेस के लिए। अच्छा। हाँ, तो वहां और पर हालांकि एक गुलिया हाँ, करके कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया में जो राहुल गांधी आए वो सारा आया। तो पहले भी क्लियरेंस थी बीजेपी कांग्रेस को, और आज भी क्लियरेंस, उसमें कोई अब शक नहीं है। एक चीज बताओ, बीच में बोल रहा हूँ, ये सब जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम कोई गठबंधन, चाहे इनलो और बीएसपी का गठबंधन हो, चाहे जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो, उनकी कहीं गुंजाइश नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं अजीत जी, जहां भी गुंजाइश होती है अपन स्पेसिफिक बात करते हैं, उसकी नाम लेकर के। जहां कोई इस तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है हम उसका नाम बताते हैं। जैसे बलराज कुंडू वाली बात है, उसमें इनेलो का मैंने जिक्र किया। जो बाली पहलवान है उसका मैंने स्पेसिफिकली जिक्र किया आपको, कि वहां वो सारे के सारे अल्टीमेटली बीजेपी के इशारे पर वो उसको कुंडू की मदद करेंगे। जहां वो स्थिति में है, जहां उस स्थिति में नहीं, उसका जिक्र करने का लाभ नहीं, इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं टाइम को बचाने के हिसाब से। इसमें आपने बड़ौदा के बाद आपने सोनीपत सीट लिखी है। सोनीपत सीट में इनिशियली बीजेपी को बहुत ज्यादा लीड थी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट बिहाइंड दी बार्स थे ईडी के केस में। अब वो हाँ, पवार साहब बाहर आ सुरेंद्र गए हैं, पवार शायद नाम है ना। वो बाहर आ गए हैं केस में।
उनको क्लीन चिट भी हाईकोर्ट ने दे दी है। और ये जो मैदान है बेसिकली ये भी कांग्रेस से ही गए थे रिसेंटली, वो मेयर थे कांग्रेस। तो यहाँ पर भी मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन राहुल गांधी का जो इधर ये निकले हैं, सारी चीजें हुई हैं, इसमें मुझे लगता है अल्टीमेटली चूंकि बेल्ट का एक खास तरह की तासीर है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कड़े मुकाबले में है, लेकिन अल्टीमेटली एज लेकर के पार्टी निकल जाएगी। यहाँ पर आपने कहा इस बार चुनाव का क्या है, जो पिछली बार का 11 का स्कोर था, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस पार्टी को एक आध सीट का घाटा हो सकता है। तो मतलब एक आध सीट का घाटा हो सकता है, तो वो घाटा जी। बीजेपी को फायदा हो सकता है। नहीं, इंडिपेंडेंस को फायदा होगा। महम में भी अच्छा, इंडिपेंडेंट है, महम में भी अच्छा। इंडिपेंडेंट है, और गन्नौर में भी इंडिपेंडेंट है। अब महम में इंडिपेंडेंट हो तो पहले यहाँ मेंशन है बलराज कुंडू ना। जी। तो उसके बाद जैसे ये गोहाना वाली जो सीट है, यहाँ पे अपने मुकाबला बताया कि वो जो एक बगावत के कारण वो अरविंद शर्मा भी हमारे इसमें आ गए। हालांकि बीजेपी में भी फूट है वहां पर, लेकिन अरविंद शर्मा वहां मुकाबले में आ गए। अदरवाइज वहां पर मुकाबला नहीं था, ना पिछली बार था ना पहले था। तो उस तरह की एक विचित्र स्थिति सोनीपत का भी जैसे है, तो वो देयर इज ऑलवेज ए चांस, यू नेवर नो कि किस दिशा में जाएगा। तो उसको जब इतना क्लोज है तो वी कांट प्रेडिक्ट दैट इट्स आइदर वे। जैसे रोहतक का मैंने कहा, रोहतक में एडवांटेज कांग्रेस को है, लेकिन फॉरगॉन नहीं है। वी कांट से कि रोहतक इज कमिंग एज सच। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं जाट बेल्ट, जाट बाहुल्य। जाट तो यहाँ इस जाट लैंड इसको भी कहा जाता है, लेकिन बागड़ बेल्ट, बागड़ी बोलते हैं, शायद बागड़ी भी बोलते हैं। 21 सीटें हैं यहाँ बागड़ बेल्ट में, जहां जिले अगर देखेंगे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी। चरखी दादरी के रहने वाले हमारे साथ रविंद्र सिंह श्योरान है। और मैं इस इलाके में ज्यादा घूमा, मतलब मैं हिसार भी गया, सिरसा भी गया, फतेहाबाद भी गया, भिवानी भी गया। मैं चरखी दादरी नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे लगा रविंद्र सिंह श्योरान वहाँ है ही, तो मैं वहाँ छोड़ सकता हूँ चरखी दादरी उनके हवाले। और ये इलाका है जहाँ बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। मतलब देवीलाल चौटाला का परिवार भी यहाँ है सिरसा में। उस परिवार के 6 लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाचा भतीजा लड़ रहे हैं, आदित्य देवीलाल और दिग्विजय सिंह वहाँ डब्बाली में। रानिया में फिर दादा पोता चुनाव लड़ रहे हैं, रंजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला। इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव मैदान में है। और डब्बाली में बल्कि अमित सिंह वो भी चौटाला परिवार के हैं, बल्कि 3 जो लड़ रहे हैं तीनों चौटाला परिवार के। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबले के बीच एक सीट सिरसा की प्रॉपर सीट है, जो गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं वहां 2-3 दिन रहा, गोपाल कांडा वर्सेस गोकुल सेतिया। हिसार इंटरेस्टिंग है क्योंकि सावित्री जिंदल वहां निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो ये बड़ा भिवानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भिवानी जिले की एक सीट तोशाम पर बंसीलाल की जो तीसरी पीढ़ी है, पोते पोती चुनाव आपस में लड़ रहे हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति और जो रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी। तो बड़ा दिलचस्प ये इलाका है। और ऑब्वियसली कहीं 40%, 45% जाट भी है। और तीनों लालों का एक तरह से प्रभाव वाला क्षेत्र है, चाहे बंसी लाल हो जिनका हिसार इलाका आदमपुर वही है, चाहे चौधरी देवीलाल हो उनका यही है, चाहे भजन लाल हो। तो ये सारा जो तीनों लालों का गढ़ भी है। तो आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आप हिसार और उस तरफ सिरसा की तरफ गए भी थे रविंद्र श्योरान। और आंकड़े 2019 में 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 कांग्रेस, जेजेपी 5। एक जेजेपी फैक्टर भी है, सही बात है, एक जेजेपी फैक्टर भी है, जहां जेजेपी को कामयाबी मिली। दुष्यंत चौटाला को 5 सीटें पिछली बार मिल गई थी। रविंद्र सिंह श्योरान, ये दादरी बारडा से अगर शुरू करेंगे तो दोनों पर कांग्रेस को एज है, दादरी में भी और बारडा में भी। और लोहारू काफी टफ फाइट है। ये 6 महीने वाले यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 6 महीने में सरकार गिराते हैं, जेपी दलाल। भवानी खेड़ा में भी टफ फाइट है, लेकिन कल के बाद सुनने में आ रहा है कि जो रैली हुई है प्रियंका गांधी की, उससे कुछ बेनिफिट मिला है प्रदीप नरवाल को। और जी, तो शाम में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टफ फाइट है सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। असल में बड़ी रोचक जो फाइट जिसको कहते हैं वो यहीं पर है, क्योंकि ये लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि बंसीलाल के परिवार को ही वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग जो बंसीलाल के खिलाफ थे उनको भी उनके परिवार को ही डालना पड़ रहा है। कांग्रेस में भी वही है, बीजेपी में भी वही लोग हैं, तो इसलिए वो चूज कर पा नहीं रहे। लेकिन वहां पर जो लोग जिनसे बातचीत हुई है उनका कहना है कि संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस यहाँ पर जीत जाए, लेकिन कहना मुश्किल है, क्योंकि लड़की हैं वो वहाँ की श्रुति रहने वाली, और थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक भी लोग होते हैं। तो और किरण चौधरी लगातार 4 बार जीती हैं इलाके में। उन्होंने हुडा सरकार के समय काफी काम भी करवाया, मंत्री थी, बहुत लोगों ने बताया काम भी करवाया है। तो इसलिए कुछ भी कहना इसके बारे में पॉसिबल नहीं है।
और ये 5 सीटें हो गई सर, इसके आगे नहीं, भिवानी में जहाँ कॉमरेड हाँ सॉरी, विकास भिवानी में कॉमरेड है। अच्छा, घनश्याम कॉमरेड सर्राफ, वहां पर स्थिति क्या है सर? वहां पर स्थिति ग्रामीण इलाकों में कॉमरेड की पोजीशन अच्छी है। और वहाँ एक आम आदमी पार्टी का भी एक कैंडिडेट शायद हैं जो मजबूती से लड़ रही है, महिला है शायद भिवानी में, नाम मुझे ध्यान मुख्य नहीं आ रहा। मुकाबला कांग्रेस और इन्हीं के बीच है, घनश्याम सर्राफ के बीच। हाँ, और घनश्याम सर्राफ 3 बार के एमएलए हैं। लोगों का विरोध तो है उनके प्रति, लोगों को उस तरीके से हाथों हाथ तो नहीं ले रहे जैसे पहले लेते थे, उनका इनकम्बेंसी तो है। लेकिन अगर जाति का समीकरण वहां, क्योंकि शहरी काफी बड़ा शहर है और एक कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के थे वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को फायदा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो अभिजीत, वो लेकिन उससे उनके लड़ने से कांग्रेस को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ के जो वो राजपूत हैं, राजपूत मतदाता उनके साथ चले जाएंगे, जो माना जाते हैं कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं है, बीजेपी का वोट है, तो वो कॉमरेड को शायद बेनिफिट मिल जाए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है फाइट यहाँ पर देखने में। घनश्याम सर्राफ जीत जाएंगे ये लग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि कॉमरेड हैं और एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, सीपीएम का उतना ज्यादा जनाधार है नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के जनाधार से इनको बेनिफिट मिलेगा। अपना इनका कुछ ज्यादा जनाधार उस इलाके में अपना है ही नहीं, ज्यादा के कम भी नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो हिसार सिरसा की अगर बात करें तो हिसार और सिरसा जो गढ़ है, मान लीजिए चौटाला देवीलाल का, उसमें सिरसा में क्या देखते हो? आप पहले आप ही से करते हैं हेमंत अत्री साहब, चूंकि रानिया है जो अभय सिंह चौटाला के बेटे और रंजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि अभय सिंह चौटाला की खुद की सीट है, डब्बाली है जो परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और गोपाल कांडा, और इनफैक्ट पड़ोस में फिर माफ करें सिरसा के अलावा हिसार जहां सावित्री जिंदल। देखिए रुचि, अगर सिरसा की आप बात करेंगे, सिरसा शहर आप भी गए थे, आपने पूरा उसको घूमा है, वहां के जो रिपोर्ट आई, फीडबैक जो मैंने लिया आपसे चर्चा करने से पहले, कालावाली में कांग्रेस को एज है, एलनाबाद और रानिया में आईएनएलडी को एज है, क्लियर जो बताया गया है वहां पर। कितना है वो एक मार्जिन का वो हो सकता है, लेकिन एज है उनको। सिरसा के अंदर कांग्रेस को एज है। और उसके बाद आपने कौन सी सीट सिरसा के अंदर बताई? एक सेकंड, सिरसा में डब्बाली, रानिया और एलनाबाद। डब्बाली में भी कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी का मुकाबला है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है वहां पर। और वहां जो एज है वो जो केवी सिंह के बेटे हैं उनको वहां पर एज बताई गई है। ये स्थिति है। तो वहां पर 2 इनेलो है, 2 सीटों पर इनेलो है क्लियर, रानिया और इस पे, और यहाँ पर मुकाबले में है डबवाली के अंदर कालावाली और सिरसा कांग्रेस को क्लियर है। ये सिरसा की जिले की बात करें। और उसके बाद अगर हम हिसार बात करें, सावित्री जिंदल की सीट है, भव्य बिश्नोई की सीट है आदमपुर। जी। अगर आप अजीत जी हिसार की बात करेंगे तो हिसार में मुकाबला जो है, कैप्टन अभिमन्यु की सीट है जी, बीजेपी का जो कैंडिडेट है हिसार के अंदर वो रेस में नहीं है। मुकाबला वहां पर कांग्रेस वर्सेस सावित्री जिंदल का है। सावित्री जिंदल को क्लियर एज है एज पर रिपोर्ट्स। आप भी शायद गए थे हिसार के अंदर, इफ आई रिकलेक्ट। आदमपुर के अंदर सबसे बड़ा उल्टफेर हो सकता है इस चुनाव का, और लंबे अरसे का जो इस पे यहाँ पर जो था, आपने देखा वो तमाम खाली कुर्सियों की चीज, जो विरोध की चीज कई गांवों के अंदर, तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। और दूसरी बात यह है, अगर आप माहौल की बात करें प्लस कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जो अपने चंद्र प्रकाश है, ऑल्दो ही इज ए रिटायर्ड आईएएस और प्रमोटी थे वो तमाम, रामजी लाल के भतीजे हैं। एक तो वो लिगेसी है रामजी लाल वाली, वो जो चौधरी बजनाल के साथ बहुत पारिवारिक संबंध उनके रहे। रामजी लाल जी के मेंबर राज्यसभा होते थे, उन्हीं के भतीजे हैं। फिर एचसीएस से प्रमोटी होते हुए नॉमिनेट हुए, फिर आईएएस हुए, वो सारी चीजें हुई। एक तो यहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा आप बिश्नोई वोट डोमिनेट जरूर करते आए हैं, लेकिन आप संख्या की बात करेंगे तो संख्या ओवरऑल ओबीसी की, जो चंद्र प्रकाश जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल कांग्रेस के प्रति माहौल, और बिश्नोई परिवार की नॉन एक्सेसिबिलिटी, ना वो किसी का फोन उठाते, ना कोई लंबी चौड़ी वो है। तो इस बार मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव का अगर कोई सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है तो वो आदमपुर के अंदर हो सकता है। बहुत ही टफ मुकाबला है। आपने नारनौंद की बात की, नारनौंद के अंदर भी सेम सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ को क्लियर एज है आज की तारीख में। और उसका कारण सबसे बड़ा है किसान आंदोलन, और कोई कारण नहीं वहां पर। नारनौंद की अगर आप बात करेंगे, उकलाना के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई थी, अभी लेटेस्ट, सॉरी मैं आज सुबह उसकी नहीं ले पाया रिपोर्ट, लेकिन इनिशियली उकलाना में कांग्रेस की रिपोर्ट मजबूत थी। अब यही सवाल आपसे शिवराम साहब, 3 जिले हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, और बैकग्राउंड तो हम लोग बात कर ही चुके। ये देखिए ना सर, सिरसा तो बीजेपी लड़ ही नहीं रही। हाँ, सिरसा की 5 सीटों पर तो बीजेपी नहीं है ना सर। सिरसा की 5 सीटों पर तो बीजेपी ने आउटसोर्स कर दिया अपनी पार्टी को। वहां पर तो
आईएनएलडी को या तो दे दिया है या गोपाल कांडा वहां से विड्रॉ कर लिया कैंडिडेट। तो आप तो ये मानिए कि 85 सीट्स पर बीजेपी चुनाव मैदान में है, उन 5 सीटों को छोड़ दीजिए और बचा क्या हिसार। अब बीजेपी के लिहाज से तो सिरसा है नहीं, वहां तो कॉन्टेस्ट या तो कांग्रेस वर्सेस आईएनएलडी है या फिर कांग्रेस वर्सेस गोपाल कांडा है, बीजेपी नहीं है। और दो बिल्कुल जो इन्होंने भाई साहब ने बताया कि कालावाली और डब्बावाली, ये सीटें क्लियर हैं। इन सीटों में कांग्रेस को काफी एज है। शिशपाल केहरवाल हैं कालावाली से और अमित सिहाग यहाँ से नहीं, कालावाली में तो लोग बोल रहे हैं कि एज है, रिजर्व सीट है जो शिशपाल केहरवाल को। और लेकिन डब्बाली मतलब किसको देख रहे हो डब्बाली में आप? नहीं, डब्बाली में को बहुत कॉन्टेस्ट तो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के लिए ही है। अमित सिहाग, अमित सिहाग, हाँ जी। वहां तो क्योंकि असल में बीजेपी तो चौथे नंबर पे है ना सर वहां, तो दिग्विजय बीजेपी चौथे नंबर पर है। लेकिन ये जो आदित्य देवीलाल है जो इन लोग के टिकट पर लड़ रहे हैं, दिग्विजय वहां है, दिग्विजय का पता नहीं कुछ गुंजाइश कितनी है, लेकिन क्या इन लोग और कांग्रेस में क्लोज फाइट में कुछ तस्वीर बदल सकती है? आदित्य इनमें से सबसे पॉपुलर कैंडिडेट जरूर है वहां पे। कैंडिडेट के लिहाज से आदित्य को लोग पसंद करते हैं और उनकी एक्सेसिबिलिटी वहां पर वो रहे लोगों के साथ, उन्होंने मुद्दे उठाए। और खास बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी में बड़े कम ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी राज के दौरान हुई गड़बड़ियों को भी अपनी सरकार के सामने उठाया, मीडिया में भी उठाया। वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आप जिस मुद्दे को कवर करने भी गए थे बहुत शानदार तरीके से नशे को कवर किया, उन्हीं ने कहा कि नशे का बाजार बन गए हैं नशे के ये पुलिस स्टेशन, उन्होंने ये बातें बोली। तो उस लिहाज से वो पॉपुलर है वहां पर, उनकी पॉपुलरिटी है। लेकिन आईएनएलडी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए उनको नुकसान है। और सीट का हिसाब से अमित सिहाग ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में। हाँ, अब उसके बाद इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद में क्लियर कट है घोटाला को, लेकिन बीच में फिर आए कि भरत बेनीवाल टक्कर दे रहे हैं। वही है, अभी भी सेम है, बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, क्लियर कट एज नहीं है। वहां पर एक घटना जरूर घटी, भरत बेनीवाल ने बुलाया था शैलजा को कैंपेन करने के लिए, लेकिन 1 बजे तक वो नहीं आई थी और उनके बाद उनका फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया, तो वो आ नहीं पाई। भरत बेनीवाल भूपेंद्र हुड्डा के कोटे से तो नहीं तो सही। इसमें आप कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हो? नहीं, मैंने तो 3 फैक्ट्स रखे हैं सर सामने। हाँ, भाई भरत सिंह बेनीवाल भूपेंद्र हुड्डा कोटे से हैं, उन्होंने कुमारी शैलजा को बुलाया, उन्होंने टाइम दे दिया, आने वाली थी लेकिन फिर वो हेलीकॉप्टर में गड़बड़ आ गई, तकनीकी खराबी थी, 1 बजे का समय था, नहीं आ पाई। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है वहां का इलेक्शन ना, इलाहाबाद का। हाँ, चलिए अब दो जो कंक्लूजन उसके बाद आएंगे, चूंकि लंबा वीडियो भी हो रहा है। भव्य बिश्नोई वाली जगह पर जैसे कुछ बात हेमंत अत्री ने कही, चंद्र प्रकाश वाला टफ फाइट, या जस्सी पेटवार वाली सीट जो है नारनौद वाली, उसको लेकर भी 2 राय है। बहुत लोग मानते हैं कि शुरू में जस्सी का माहौल बना था लेकिन बाद में कैप्टन अभिमन्यु का एज है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, आज फिर कैप्टन अभिमन्यु पर भारी है। वहां क्या लग रहा है? दोनों सीट, भव्य बिश्नोई की सीट, आदमपुर और नारनौद, जस्सी पेटवार को एज है, मुझे भी यही लगता है। वहां पर कैप्टन अभिमन्यु ने बड़ी कोशिश की है रिकवर करने की, लेकिन उनका बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो है। दूसरा, कैप्टन का जब वो मंत्री थे तो व्यवहार, अब कई लोगों ने मुझे बताया जब मैं वहां गया बड़ा इंटरेस्टिंगली, कि जब हम लोग चंडीगढ़ जाते थे कैप्टन से मिलने के लिए, मंत्री थे, तो पूछते थे क्या करने आए हो? बोले जी बस आपसे मिलने आ गए। बोले मिलने क्या करने क्यों आए हो? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। इस तरह का उन्होंने बातचीत लोगों से की, तो गुस्सा है लोगों में उन बातों को लेके। और क्योंकि वहां के विधायक रहे हैं और इसीलिए वो शायद सीट बदलना चाहते थे, लेकिन बदलने दिया नहीं पार्टी ने उनको। तो मुझे लगता है जस्सी को वहां पर एज है, पॉपुलर कैंडिडेट हैं और यंग हैं, काफी लोगों में घूमे हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपने उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए। और मुझे लगता है ये सीट ऐसी है सर जिसमें ना लीडरशिप को उन्होंने चैलेंज किया कि हमको टिकट नहीं देंगे तो पार्टी का लॉस होगा, और बीजेपी ने, कांग्रेस ने उस चैलेंज के सामने एक्सेप्ट करके उस बात को और उनको टिकट दे दिया। नहीं तो ये सीट तो शैलजा के खाते में चली गई थी लगभग, उन्होंने घोषित भी कर दिया था। और चंद्र प्रकाश का खास बात यह है कि वो पहले कैंडिडेट हैं जो ओबीसी समुदाय से हैं और आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भव्य बिश्नोई या बिश्नोई परिवार के खिलाफ, इसलिए फाइट और थोड़ी सी कड़ी हो गई। और लोकसभा में वो वहां से हार गई थी बीजेपी,
तो इसलिए भी दिक्कत है भव्य बिश्नोई को। एक्सेसिबिलिटी का इशू बिल्कुल सही रेज किया है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भव्य को उस लड़ाई में फंसा रही हैं। और ये इलेक्शन का लाडवा जितना ही इंटरेस्टिंग मामला है, अगर लाडवा में उलटफेर होता है तो यहाँ पर भी उलटफेर होने की संभावना है। यहाँ से भी हम लोगों को सरप्राइज देखने को मिल सकता है। और देखिए 67 में पहला चुनाव चौधरी भजनलाल ने लड़ा, तब से लेके आज तक उन्हीं का परिवार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ अगर डेवलपमेंट हुई है तो भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, और अगर नहीं हुई है, पिछड़ापन है, तो भी उसका जिम्मेदार यही परिवार है। दूसरा तो कोई आया ही नहीं आज तक। केवल एक दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी या भजनलाल परिवार जिस पार्टी में है वो पार्टी वहां से हारी है। बाकी तो हर बार वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, चाहे कोई भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। तो बहुत मजबूत फाइट है, कड़ी फाइट है। और शुरू में लग रहा था कि भव्य को एज है, लेकिन अब धीरे धीरे वो एज खत्म होता दिख रहा है और कड़ी फाइट में फंस गए कि उनके वहां पर होंगे। तो अच्छा, जुलाना, ये जुलाना, उचाना, नरवाना, सफीदों, जींद में से नरवाना की सीट जो है यहाँ पर आईएनएलडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, विद्या रानी वहां कैंडिडेट, और उनका मुकाबला यहाँ पे है। नरवाना का बीजेपी का कैंडिडेट थोड़ा वीक है क्योंकि बाहर का कैंडिडेट है, यहाँ के है नहीं, वो शाहबाद से उनको भेजा गया है, कृष्ण बेदी को। कांग्रेस के साथ इनका मुकाबला है नरवाना में। और बाकी सीट पे जुलाना, उचाना, सफीदों, जींद, इन सीटों पे मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी लीड में है। सब जगह पे कांग्रेस को ही ज्यादा लीड है। और जुलाना में धीरे धीरे कह रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, पर मुझे लगता है कि जीत जाएंगे विनेश फोगाट को, दिक्कत नहीं है। उचाना में तो जीत ही जाएंगे। जैसे जुलाना में कल था तो प्रियंका गांधी की सभा थी, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, अनाज मंडी जुलाना में भीड़ बहुत जबरदस्त किसी विधानसभा में आमतौर पर। और मुझे लगता है कि क्लोज कॉन्टेस्ट में एक सुरेंद्र लाठर फैक्टर डाल के एक कोशिश की गई कि जाट वोट बटे, चूंकि सुरेंद्र लाठर जीएसटी में कमिश्नर थे, एन वक्त पे उन्होंने नौकरी छोड़ी, बीजेपी में रहे, एन वक्त पे बीजेपी से आईएनएलडी आ गए, उसके पहले उनको टिकट का भरोसा दिया गया होगा, तभी वीआरएस पूरा हुआ और उसके बाद वो बीजेपी में आए। लेकिन फिर बीजेपी को लगा होगा कि जाट वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, इसलिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो बैरागी साहब वहां आ गए। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है आखिर होते होते वो जुलाना की बेटी, जुलाना की बहू वाला फैक्टर होगा और बड़ा तबका उधर जाएगा। अगर वो हिला कि जाट वोट टूटा और लाठर को गया, तभी कुछ तस्वीर बदलेगी, मुझे लगता है। देखिए, हम लोग सब जो शुरू से बात करते रहे ना, ये उसका एक जीवंत एग्जाम्पल है जुलाना, कि डायरेक्टली अगर बीजेपी वहां कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रही है तो अपने प्रॉक्सी के थ्रू वहां कॉन्टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, जो हम लोगों ने कई बार जिक्र भी किया है। तो सुरेंद्र लाठर को तो अब देखिए, इन्होंने जिस दिन रिजाइन किया अपने ऑफिस से, उस दिन इनके ठीक 20 साल पूरे हुए थे। उसी दिन, उससे अगले दिन इन्होंने रिजाइन कर दिया और 1-2 दिन में इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और अगले दिन सवेरे जाके इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की हाजिरी में ज्वाइन कर ली बीजेपी। और उसके बाद इनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो रातों रात इनको टिकट मिल गई आईएनएलडी से। अब ये तमाम बातें जो है, इनको अगर डॉट्स को कनेक्ट करेगा तो किसी को भी समझ आएगी कहानी क्या है, इनको वहां पर क्यों उस सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इसीलिए यही रीजन है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। और इसलिए ये बात लाठरों के, उस इलाके में काफी गांव है, वहां से एक व्यक्ति जो लाठर है वो यूपी की पॉलिटिक्स भी करते हैं, समाजवादी पार्टी की मजबूत पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये बात पहले से ही उस इलाके में लोगों के जानकारी में थी कि इस तरह का होने वाला है और लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं। तो ये माहौल इसीलिए उनका कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसमें पूरा बीजेपी का अमला जमला भी शामिल है। लेकिन कोई ज्यादा उनको वोट मिलेंगे इस बात की संभावना कम है, क्योंकि खाली अकेले वो जाट तो है नहीं जो इस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं आईएनएलडी की तरफ से, वहां तो बहुत सारे लड़ रहे हैं। तो इनका स्ट्रॉन्ग इतना बेस एकदम कैसे बन जाएगा? ये तो रहे नहीं वहां पे कोई, इन्होंने जनता के लिए काम किया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्योंकि माहौल, वो सीट हॉट है, इसलिए इनको वहां भेजा गया और इसीलिए वो चुनाव मैदान में अभी लड़ते हुए उस तरीके से मीडिया के माध्यम से दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीट विनेश फोगाट जीत जाएंगी। उचाना में ब्रिजेंद्र सिंह जीत जाएंगे, कोई ज्यादा मुकाबला नहीं है। सफीदों में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से थोड़ा सा टफ मुकाबला दिख रहा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एज यहाँ पे भी कांग्रेस को है। और जींद तो आप गए थे, खैर जींद में तो आपने मेरे से ज्यादा देखा है। जींद में लोग कहते हैं कि जींद में जो वहाँ कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनसे लोगों की नाराजगी है। जाट वहाँ ठीक ठाक पॉपुलेशन है, 60,000 से ज्यादा लोगों को, बहुत सारे जाट वोटर भी मुझे मिले, उनकी नाराजगी। और जो कृष्णा मिड्डा है, जिनके फादर भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बार वहाँ के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, इन लोग के नेता रहे, कृष्णा मिड्डा से नाराजगी होने के बाद भी कांग्रेस कैंडिडेट
से जो नाराजगी है उसकी वजह से कृष्णा मिड्ढा को लोग एज बोलते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वहां क्या होने वाला है, लेकिन टिकट को लेकर एक नाराजगी दिखी। शिवराज। बिल्कुल, वो उनके पिताजी भी असल में दोनों के पिताजी पहले एमएलए रहे हैं, मंत्री तो खैर मांगेराम महावीर रहे। गुप्ता नाम है शायद, अगर सही याद है तो मुझे। मांगेराम मांगेराम। महावीर कैंडिडेट हैं, इनके पिताजी हाँ मांगेराम थे। हाँ, अभी कैंडिडेट महावीर गुप्ता है ना। महावीर हैं, और इनके जो मिड्डा हैं, इनके पिताजी हरिचंद मिड्डा डॉक्टर थे वहां पे, तो उनके बीच में मुकाबला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देहात भी एक बड़ा फैक्टर है वहां पर, देहात का जो वोट है वो भी कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा, और उसमें इस इलाके में भी जाट आंदोलन, माफ कीजिएगा, किसान आंदोलन बहुत सक्रिय रहा था, तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है आखिरी दिनों में। जैसे मैंने जो जिन इलाकों में जींद में गया तो लोगों ने बड़ा खुल के इस बात को कहा कि किसानों के साथ वहां बड़ी दिक्कत हुई, और किसान यूनियंस भी वहां पर काफी सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को। और फिर उसके बाद कलायत की सीट पर हिसार सांसद के बेटे चुनाव मैदान में है, कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनाव मैदान में है, तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को लीड दिख रही है। और यहाँ से कलायत पे मुकाबला कमलेश ढांडा जो है वो मंत्री रही हरियाणा से, नहीं कमलेश तो बीजेपी से हैं, अनुराग ढांडा है कलायत से जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के मुख्य मुकाबला इन्हीं के बीच में है। और खबरें ऐसी फैलाई जरूर गई हैं और हमने भी सुनी है कि भुल समाज जो है, जहां से एक लड़की चुनाव लड़ने वाली चाह रही थी, श्वेता, उनकी टिकट काट दी और थोड़ी सी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी सांसद ने, हिसार के सांसद ने, उससे कुछ नाराजगी है। अब ये बात है हफ्ता भर या और थोड़ा सा पहले की। तो अभी ओवरऑल 2019 के आंकड़े देखें, 9 सीटों में से 3 बीजेपी को गई थी, कांग्रेस को 1 मिली थी, लेकिन जेजेपी को जींद में ही 5 में से 3 सीटें जेजेपी को मिल गई थी, जिसमें जुलाना भी अमरजीत ढांडा जेजेपी के ही विधायक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ क्या बदलता हुआ दिख रहा है? जेजेपी वाली सीट्स में ज्यादा आंकड़ा कांग्रेस का बढ़ेगा, ये जेजेपी वाली सीट शिफ्ट हो जाएंगे। हेमंत अत्री साहब। अजीत जी, बिल्कुल, इसमें जो सारी जितनी सीटें बताई, मोटा मोटा सारा आकलन वही है। जो जेजेपी की 4 सीट जो है वो शून्य हो जाएंगी यहाँ पर, और वो इवनली भी बढ़ सकती है, डिपेंड करेगा कि समीकरण क्या है। जींद जो है, पर्टिकुलरली जींद का जो जिसका आपने बात की, जुलाना, सफेद और ये सारा, ये ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का, उसके बाद चौटाला साहब का, फिर जेजेपी का वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। 2009 में जींद की 5 सीटें लोकदल की थी, 2014 में भी 5 में से 4 लोकदल की थी, 2019 में 3 जेजेपी जीत गई क्योंकि वही वोट इधर आ गया। और 2009 में आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस रिपीट हुई थी एक तरीके से, ऑल्दो विद माइनॉरिटी, 67 सीट आई और तब भी जींद की 5 सीट लोकदल जीत गया। तो वो कुछ कारण है, उनकी रूट्स वहां पर कुछ और तरीके की हैं। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी को उधर कोई उम्मीद है, नंबर 1 जुलाना में उम्मीद है, हालांकि सीट टाइट है, जो अपनी कई बार बात भी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो सेलिब्रिटी कोशिएंट है, प्लस बेटी है, प्लस संघर्षशील है, वहां की बहू है, तमाम, मतलब एक उनको ये पता है कि कल को अगर ये जीतती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये मंत्री भी बन सकती है। तो वो एक जो सत्ता की कहीं ना कहीं चाशनी भी दिखती है, लोग समझदार हो गए। और जुलाना आपने घूम के देखा, काफी पिछड़ा एरिया है उस तरीके से, क्योंकि हमेशा से विपक्ष में ही बैठे रहते हैं, तो फिर क्या होगा बताइए। तो उस सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है कि अल्टीमेटली, मार्जिन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीत जाएंगी, जो अपने क्या नाम है, विनेश। और ये आज तक के इतिहास में केवल चौथी जीत होगी, ज्यादा बड़ी जीत होगी, तो अगर इतिहास के हिसाब से देखेंगे आप। बिल्कुल। उचाना के अंदर चूंकि दुष्यंत चौटाला बेशक बहुत ही बुरी स्थिति में है, जमानत बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो है, लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर भी बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा विरोध है, किसान आंदोलन के कारण बहुत ही ज्यादा। उसके बावजूद भी जो देवेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, वो ठीक ठाक वोट ले सकते हैं, क्योंकि वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में आता है, हार तो जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है बीजेपी का, जो इस बेल्ट में अदरवाइज रहने वाला, उससे बनिस्बत वो ठीक रहेगा। अब केवल ये है कि देवेंद्र नंबर 2 पे आते हैं, दुष्यंत नंबर 2 पे आते हैं, उचाना की जो आपने बात की। उसके अलावा उचाना में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बृजेंद्र सिंह से भी नाराज हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब तो बाप बेटे चौधरी वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह बीजेपी में थे, तो अब ये इधर है, तो ये, लेकिन अब वो नाराजगी वोटिंग तक कायम रहती है कि नहीं, वो देखने की बात। और निर्दलीय वहां एक तीसरा कौन जरूर बना रहा है। जी नरवाना के अंदर आईएनएलडी भी अच्छी फाइट में है, आईएनएलडी काफी अच्छी फाइट में है वहां पर नरवाना के अंदर। इस तरीके से सफेदों मुझे लगता है कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि जो ये राम कुमार गौतम के जो बयानबाजी जिस तरीके की हुई और वहां के लोगों को हर्ट करने की, फिर वो बाहरी की टैग और वो सारी चीजें,
सफेदों मुझे लगता है कांग्रेस इस बार निकल सकती है। जींद आपने ठीक कहा, उन सारे हालात के अंदर, हालांकि अगर अर्बन में भी देखेंगे तो ठीक ठाक रूरल वोट्स है, अर्बन के अंदर भी जिनको हम जाट वोट्स कहते हैं, उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं, जो व्यवहार की बात है, लोक व्यवहार की बात है, सारी चीजें हैं, सिटी की अगर देखेंगे, वैसे तो देखिए फाइट लगती है मुझे तो जो वहां का फीडबैक है जींद का, लेकिन वहां उस सीट की जो हिस्ट्री है प्लस इनका जो व्यवहार और उस तरीके का रहा है, महावीर गुप्ता से ज्यादा बेहतर व्यवहार इनका है वहां पर, वहां के लोकल के हिसाब से। हाँ। एच बीजेपी को मैं आज भी मानता हूं वहां पर जींद के अंदर। फिर आपने गुगला की बात की, गुगला में कांग्रेस लीड में है, कलायत को जेपी ने खुद खराब किया है, जो जिनका बेटा चुनाव लड़ रहा है उन्होंने उनका बड़बोलापन और वो लातबाजी और तमाम तरह की लफाजी, जिस तरीके के हल्के महिलाओं के प्रति शब्द, ये सीट आसान हो सकती थी, लेकिन जेपी के व्यवहार ने इसको कठिन कर दिया कांग्रेस के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हल्का फुल्का एज माहौल के कारण, जो ओवरऑल एक माहौल प्रिवेलेंट है, उसमें फ्लोटिंग वोट 2-4% का जो आप समझते हैं सारी चीजें, इनिशियल एज उनको हो सकता है। पुंडरी के अंदर जो है स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर मुझे नहीं लगती पर्सनली, पुंडरी में चुनाव फ्लूइड है अभी, कैथल का चुनाव क्लियर है। ये जो अब क्या तक क्लियर है कैथल का? वहां सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल में चुनाव बिल्कुल स्मूथ है, और जो अपना ये गुज्जर है इनका चुनाव नहीं उठ पा रहा, और मुझे लगता है कि वो जो रणदीप के बेटे हैं वो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला वो बेहतर मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से। तो इसमें जैसे अब हम टोटल नंबर अगर समझें, बार बार वही करो, 9 सीटें अगर इस बागर बेल्ट में है तो पिछली बार बीजेपी 3, यहाँ कहानी उस पर अटकी है कि जेजेपी 4 में से अगर 0 होती है तो वो किधर जाता है, और क्या इसमें बीएसपी और इन लोग गठबंधन को या जेजेपी और उस गठबंधन को कुछ हासिल हो पाता है क्या? अजीत जी, एक बहुत ही रोचक, आपको याद होगा एक रोचक स्थिति अपनी जब आपके पास बैठे थे छत पे, उसमें डिस्कस भी हुआ था अपना कि अगर अभय सिंह आ जाते उचाना के अंदर तो कहानी बदल जाती, लेकिन अभय सिंह तो नहीं आए, तो अब तो मुकाबला वही रह गया जो आपके सामने दिख रहे हैं, और वो चुनाव नहीं बन पाया जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे। अभय सिंह आते तो एकदम चुनाव अलग होता, फिर ब्रजेंद्र सिंह कोई पसीने आते और दुष्यंत की तो कहानी खत्म हो जाती, तो वो चीज तो अब नहीं हो पाई। लेकिन जो ये 4 सीट जो है बटनी है, इसमें मुझे लगता है इसमें से क्योंकि जुलाना भी आने की उम्मीद हो गई है, सफीदों भी आने की उम्मीद है, कैथल भी आ रही है, तो मुझे लगता है इन 4 में से जो आपने बात की कि जो इनकी घटेंगी, वो कहीं ना कहीं उधर जा कांग्रेस को 1-2 सीटों का यहाँ पर फायदा होगा, और 1 सीट का फायदा इनको भी हो सकता है अगर ट्रायंगुलर फाइट में जो वो कलायत वाली जो बात हम कर रहे हैं उस तरह की स्थिति वहां भी हो सकती है। अब आखिरी साउथ हरियाणा की स्लाइड डालिए। 9 सीटें साउथ हरियाणा में, पलवल और फरीदाबाद, जिसमें अगर 2019 में देखेंगे 7 सीटें बीजेपी को मिली, 1 कांग्रेस, और ये भी एक तरह से गढ़ है, लेकिन 2014 में 50-50 हो गया था। तो पलवल और फरीदाबाद संक्षिप्त में जल्दी बात करते हैं। हेमंत अत्री साहब, आपसे पहले। देखिए अजीत जी, ये जो एरिया है ना, पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी यहाँ पर ठीक ठाक इनका असर रहा, और उसके तमाम कारण, एक तो जैसे बल्लभगढ़ की पहली सीट आप दिखा रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने पहली सीट मैनेजमेंट कोटे में दे रखी है, केसी वेणुगोपाल साहब ने। अच्छी भली फाइट होती है, शारदा राठौर लगातार वो कर रही थी, उनकी बजाय वो जो केसी वेणुगोपाल कोटे से कोई और शर्मा आ गए, और उसमें गड़बड़ है। बड़खल सीट कांग्रेस को जाती दिख रही, क्योंकि वहां पर सीमा तिरखा को बदला गया है वहां से, आपको ध्यान होगा। उसके अलावा ये तिगांव है, तिगांव में मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, पृथला के अंदर मुकाबला है, इन सभी सीटों में मुकाबला है यहाँ पर। फरीदाबाद में कोई भी सीट आप फॉरगॉन नहीं कह सकते कि ये थ्रू है वहां पर। इसके अलावा आपने हथीन की बात की, हथीन के अंदर उदयभान को, नहीं सॉरी, हथीन में उदयभान शायद होडल में, कहा है एक मिनट सर, उदयभान होडल में है। हथीन के अंदर कांग्रेस पार्टी को एज है मेरे हिसाब से, हाँ। होडल के अंदर एज है। पलवल में कर्ण सिंह दलाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो हुड्डा साहब के समदीपी, उनको भी एज फिलहाल के लिए दिखता है इसमें। तो ओवरऑल अगर इन सीटों की बात करेंगे आप, तो फरीदाबाद में मुकाबले हैं, और जो पलवल वाला इसमें है, पलवल में कांग्रेस पार्टी को लीड है। रविंद्र शरण, ये तीनों सीटें सर सही कहा, होडल से तो अध्यक्ष खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं उदयभान, और पलवल से करण सिंह दलाल, हथीन से रघुवीर सिंह तेवतिया, इन तीनों सीटों पर मजबूत पार्टी है कांग्रेस। और ये जो वल्लभगढ़ वाली बता दी, बड़खल से महेंद्र प्रताप के बेटे हैं चुनाव मैदान में, तो उनके लिए काफी अच्छी पोजीशन है वहां पर। तिगांव में इन्होंने सही बताई भाई साहब ने, मुकाबला इन्हीं का था, लेकिन वो जो ललित नागर है ना, वो इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए, तो उन्होंने मुकाबले को थोड़ा रोचक बना दिया, और अब कहा जा रहा है कि ललित नागर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वहां पर ललित नागर की संभावना भी बन रही है। और पृथला, फरीदाबाद में लखन सिंगला और वो विपुल गोयल का मुकाबला है, तो वो कड़ा मुकाबला है।
एनआईटी में मुझे लगता है कांग्रेस को फिर से एज है। नीरज शर्मा वहां चुनाव जीते थे पिछली बार भी, इस बार भी जीतने की संभावना है। तो ओवरऑल मोटा मोटी सिचुएशन जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पिछली बार पलवल हार गए थे, इस बार जीतने के चांसेस हैं। हथीन की सीट हार गए थे, इस बार जीतने के चांसेस हैं। और होडल की सीट पर भी मुख्य ये अध्यक्ष हैं, तो ये जीतने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। तो ओवरऑल बीजेपी बेनिफिट को यह नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? बीजेपी को नुकसान हो रहा है ना। बीजेपी को नुकसान हो रहा बीजेपी है। अगर 9 में से 7 सीटें पिछली बार जीती, कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी एक। को लॉस है, बीजेपी को लॉस है, कांग्रेस को और बेनिफिट हो सकता है। अजीत जी, आपने जो बात की ना आईएनएलडी की, एनआईटी की हाँ। जो सीट है वो ट्रेडिशनली कभी एनआई वहां पर वो नहीं थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का मुकाबला एनआईटी में आईएनएलडी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं। जहां वो है उसको मेंशन करना चाहिए अपने को। जी बिल्कुल। अब हम क्लोज पर आते हैं, क्लोज करते हुए स्क्रीन पर कि 90 सीट ओवरऑल, 90 सीटों का आकलन क्या है? चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सारी ताकत झोंक दी गई, जो हुआ अब जनता के हाथ में है, फैसला जनता को सुनाना है। तो आपसे ही पहले हेमंत अत्री साहब, फाइनल तस्वीर आप क्या दे रहे हैं आज की तारीख में? आपके हिसाब से अब क्या लगता है? मुझे याद है, मुझे लगता है 1 महीने पहले जब पहली बार आपने कहा था, तब शायद आपने 60-65 कांग्रेस को कहा था, शायद उस समय आपने 15 के आसपास बीजेपी को कहा था। इस बीच दरिया में बहुत पानी बह चुका है। तो आज की फाइनल कांग्रेस, अजीत जी, उस टाइम कांग्रेस 60 कहा था, रिकॉर्डिंग आपके पास है वहां पे छत पे जो हमने किया था, वही कहा और होगा, बीजेपी 60 कहा 15, होगा। बीजेपी 15 और उस तरीके से। अगर अब आप केवल मेरा आकलन इसमें मान लें, बहुत ही ब्रीफ के अंदर, स्पेसिफिक आप कहेंगे तो सीट की भी बात कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली। मुझे लगता है आज की तारीख में कांग्रेस 51 सीटों पर क्लियर है चुनाव, 51। बीजेपी का चुनाव 8 सीटों पर क्लियर है, जो बीजेपी की जीत लग रही है। बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला, अजीत जी, टफ मुकाबला जिसको आप कहते हैं सीधा, वो 14 सीटों पर। बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स, यानी कि तिकोने मुकाबले, ट्रायंगुलर, अगर वो बात करेंगे आप, तो ऐसे 4 सीटें हैं जिन पर ट्रायंगुलर मुकाबले हैं। उसके अंदर पानीपत रूरल है, तिगांव है, बल्लभगढ़ है और सोना है, या ट्रायंगुलर मुकाबले। अगर आप अदर्स की बात करें, जो अदर्स क्लियर है, ऐसी सीटें 6 है, क्योंकि थोड़ी है तो हम बता सकते हैं अदर्स की। अदर्स के अंदर मुझे लगता है साडोरा में बीएसपी को एज है, एलनाबाद में आईएनएलडी को एज है, राडिया में आईएनएलडी को एज है, पुंडरी में इंडिपेंडेंट को एज है, शाहबाद के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर इंडिपेंडेंट को एज है आज भी, और उसके अलावा नरवाना के अंदर जो है आईएनएलडी को एज है आज की तारीख में। अगर आप कांग्रेस और आईएनएलडी के मुकाबले की बात करेंगे तो 3 सीटों पर है, डबवाली, फरीदाबाद एनआईटी और यमुनानगर। और अगर कांग्रेस वर्सेस अदर्स की बात करेंगे तो महम, हिसार, गन्नौर और जगाधरी, ये सारी का सारा सीन मुझे 90 सीटों का दिखाई देता है। तो आप टोटल नंबर अगर बोले तो, जैसे आपने कहा 51 और फिर आपने कहा क्लोज फाइट, और ये हम उसको सम अप कैसे करें? नहीं, उसमें समझ की बात ये सर अजीत जी, इसमें मैंने इसलिए जान के खोल के बताया कि ताकि दर्शकों को थोड़ा सा इजी हो जाए। ओवरऑल स्थिति वहीं पर आती है। देखिए, जितनी भी सीटें आपने देखी, बारिंग ए फ्यू, 2-4 सीटें आप छोड़ते, कांग्रेस 51 के अलावा सभी सीटों पर मुकाबले के अंदर है। लेकिन विदाउट जंपिंग टू द कंक्लूजन और गन्स, अभी अपने घोड़े हथियार बांधते हुए मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और चुनाव मतदान से जस्ट पहले, अगर आप 24 घंटे पहले बात करें, कांग्रेस पार्टी उन्हीं 60 सीटों पर खड़ी है। बीजेपी की बेस्ट टैली जो है 15 हो सकती है, उससे ऊपर मुझे जाती नहीं दिखाई दे रही। अच्छा। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट्स, आईएनएलडी, बीएसपी, वो सारे का सारा ही, जो हम शुरू में सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंट्स को सीटें नहीं मिलेंगी, वो स्थिति यह है कि इस बार बीजेपी की रणनीति के चलते कुछ इंडिपेंडेंट्स को भी सीटें मिलेंगी। चलिए, अब रविंद्र शोरान, आपका एक ओवरऑल असेसमेंट। अब इसी से मिलता जुलता मेरा भी असेसमेंट है सर। लगभग 55 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतने की संभावना है, और बीजेपी को हर जगह लॉस दिख रहा है। कहीं भी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमने डिस्कस किया जहां बीजेपी गेन कर रही हो। तो जाहिर है बीजेपी को हर जगह नुकसान है, कांग्रेस पार्टी को हर जगह, लगभग हर जगह गेन दिख रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग ये है कि जो अपना हुड्डा का क्षेत्र है वहां थोड़ा सा कांग्रेस फंसी हुई है, बाकी जगह पर बीजेपी को नुकसान है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी को लॉस, यहाँ भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ भी कोई इंडिपेंडेंट जीत सकता है, कोई अपना बलराज कुंडू, बलराम, ये जीत, इस तरह के लोग जीत सकते हैं। तो अधिक संभावना यही है कि कांग्रेस पार्टी 55 के आसपास सीटों पर स्ट्रांग है, जीतने की संभावना है और सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आज जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, 3 अक्टूबर प्रचार खत्म होने से करीब 5 घंटे पहले या 4 घंटे पहले। जी सर। जी, चलिए,
तो ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि प्रचार खत्म हो गया है और मतलब जो भी 1-2 घंटे और हैं, और उसके बाद अब चूंकि वोटिंग होनी है, तो हम सब लोगों की दिलचस्पी होगी कि वोटिंग के बाद और उसके बाद जब 7-8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या है, फिर हम सब लोगों को इस बातचीत को, जनता भी और बीजेपी भी और सारे पक्ष विपक्ष भी हमारे इस आकलन को कसेंगे, और 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक मुझे लगता है तस्वीर साफ होने लगेगी। 10:30 बजे तक तो एकदम पिक्चर क्लियर होगा, इतने ट्रेंड आ चुके होंगे, इसलिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख का, और हम लोग फिर मिलेंगे 5 तारीख को वोटिंग के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह चौहान साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।